मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक, नया दिन मुबारक। मैं हूँ महक असलम। बहुत सारी खबरें आज आपके साथ शेयर करेंगे और मेरे को एंकर भी मेरे साथ मौजूद है। जी हाँ, मैं हूं आपके साथ फराज अहमद। बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है आज, क्योंकि आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीम्स T20 वर्ल्ड कप में मद्दे मुकाबला आने वाली हैं। लेकिन इब्तिदा में हम आपको ये खबर देना चाहते हैं कि कौमी सलामती से मुतालिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कौमी सलामती कमेटी का एक अहम इजलास तलब कर लिया है। इजलास में मुतालिका जो वफाकी वज़रा हैं, सर्विसेज चीफ्स हैं और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान, ये तमाम हजरात शिरकत करेंगे, जिसमें मुल्क की सलामती की सूरत हाल पर खास तौर पर गौर किया जाएगा। और इसके साथ साथ रवा माह नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का ये दूसरा इजलास है और इससे पहले 8 अक्टूबर की बैठक में अफगान और खित्ते की सूरत हाल का पाकिस्तान पर जो असरात हैं उस हवाले से जायजा लिया गया था। और जैसे मैच की भी बात करें तो अगर पाकिस्तान आज का मैच जीत जाता है तो आपको पता क्या होगा, हम डायरेक्ट सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे और ये इतनी बड़ी जीत होगी ना, जिसको सेलिब्रेट करने का भी मजा आएगा। क्योंकि अब वीकेंड भी शुरू हो जाता है। जब फ्राइडे को हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं हम हमेशा ये कहते हैं कि वीकेंड का आगाज हो चुका है, तो आज वीकेंड का आगाज होगा शानदार। लेकिन देखते हैं कि ये जानदार होगा या नहीं। हमारे शाहीन जब मैदान में उतरेंगे तो देखना ये पड़ेगा कि ये जो जोर का जोड़ है इसमें पाकिस्तानी शाहीन कितना जोर दिखाते हैं, कितना दम दिखाते हैं। क्योंकि आज जरा स्ट्रेटेजी थोड़ी अच्छी बनानी होगी। वैसे तो 2 मैचेस में बहुत अच्छी हमारी स्ट्रेटेजी थी खेलने की, लेकिन आज देखना ये है कि किस प्लानिंग के साथ उतरते हैं मैदान में। क्योंकि अफगानिस्तान आसान टीम नहीं है और कल मैं तस्दीर सुन रही थी तो कहा जा रहा था कि हजरतुल्लाह सज़ई बड़े खतरनाक प्लेयर साबित हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए ना। तो लेट्स सी कि हमारे जो खिलाड़ी हैं, हमारे जो प्लेयर्स हैं, हमारे जो शाहीन हैं, जिन्होंने भारत को चित किया, जिन्होंने न्यूजीलैंड को चित किया, सो लेट्स सी कि वो आज अफगानिस्तान के खिलाफ ऐसे करके बैठी हुई होगी, पूरी कौम बैठी होगी। अच्छा, और देखें हम हमेशा बात करते हैं ना अफगानिस्तान की, तो हम कहते हैं कि अफगान भाई, लेकिन ये वो मैदान है जिसमें फिर दिल करता है कि नहीं, जो हमारे शाहीन है ना, बस उन्हें सपोर्ट करना, उनके लिए ही दुआएं करनी है। तो अल्लाह पाक बहुत बेहतर करे और इंशाल्लाह जीत हमारे शाहीनों की होगी। और उसके बाद फिर हम मंडे को ये बात करेंगे कि देखा पाकिस्तान डायरेक्ट सेमीफाइनल में पहुंच गया। आगे बढ़ते हैं, ज़रा अवामी मसले की भी बात करते हैं। आपको बताएंगे कि अवाम महंगाई से परेशान है। ये वो सवाल है जो कि हर दफ़ा हमारी टीम भी जब फील्ड में जाती है उठाती है कि महंगाई क्यों हो रही है। हम भी यहाँ पर बैठ कर बात करते हैं। वज़ारत ख़जाना की माहाना इकनॉमिक अपडेट आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की वजह सप्लाई लाइन में तातुल और रुपए की कदर में कमी है। रिपोर्ट में आलमी कीमतों में इजाफा, रुपए की बेकदरी को भी महंगाई की वजह करार दिया गया है। लेकिन क्या वाकई ये चंद वजूहात हैं जिसके बायस महंगाई बढ़ रही है, या इंतजामी गफलत और नाकिस प्लानिंग भी इसमें शामिल है? क्योंकि आपको याद होगा कि रमज़ान में हमने एक थ्रू आउट पूरा रमज़ान मिडल मैन को हाईलाइट करने की एक कैंपेन चलाई थी। उसमें बार बार बात होती थी आरती की, जो दरमियान में शख्स है जो मसले पैदा करते हैं उसकी। तो हमने ये भी बात की थी कि चेक एंड बैलेंस रखना और इस चीज़ को मेनटेन रखना, क्योंकि कमेटियाँ बन जाती है चेक एंड बैलेंस की, लेकिन उसको मेनटेन नहीं किया जाता। इस चीज़ को मेनटेन करना बेहद ज़रूरी है। तो आज प्रोग्राम में तफसील इस पर हम बात बिल्कुल, महंगाई में जो इजाफा है इसकी असल वजूहात क्या है, इस पर हमने डिटेल में गुफ्तगू करनी है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 5 नवंबर से मुल्क गिर हड़ताल पर जाने की धमकी दे दी है। चेयरमैन एसोसिएशन अब्दुल समी खान हैं, जो ये कहते हैं कि कीमत फरोख्त का 6% मार्जिन अगर मुकर्रर नहीं किया गया तो पूरे मुल्क में पेट्रोल की जो सप्लाई है वो बंद हो जाएगी, पेट्रोल पंप्स को बंद कर दिया जाएगा। एक बड़ी परेशान कुन सूरत हाल पैदा हो जाएगी, क्योंकि एक तो पेट्रोल मुसलसल महंगा होता जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि तकरीबन अप्रैल तक कोई चांस नहीं है जी पेट्रोल की कीमतें नीचे आने का, अलबत्ता बढ़ती जरूर जाएंगी। और ऐसे में अगर पेट्रोलियम मसनूआत पर हड़ताल की धमकी भी दे दी जाए तो ऐसे में फिर अवाम का तो भाई अल्लाह ही हाफिज़ है। लेकिन आप ये देखिए कि तब्दीली सरकार को एक और बड़ा चैलेंज है कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत और पेट्रोल की सप्लाई के हवाले से जैसे बात की जा रही है कि वो बंद कर दी जाएगी, तो हुकूमत जो है, हमने हमेशा ये देखा है कि मुज़ाकरात होते हैं, फिर ज़्यादा जो घुटने टेकने पर आती है वो गवर्नमेंट ही आती है और फिर उनके मुतालबात, जो डीलर्स एसोसिएशन हैं, उनके मुतालबात माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक दफा फिर से खेल के मैदान का रुख करेंगे। बस दिल कर रहा है आज खेल की बातें सारा दिन बात ही यही होनी है। आज हम बस खेल की बात करें क्योंकि आज वो मैच है जिसके बाद हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान है डायरेक्ट सेमीफाइनल में, इंशाल्लाह कहेंगे। पहले भारत को धूल चटाई, फिर न्यूजीलैंड को हराया। 2 बड़े हरीफों को ठिकाने लगाने के बाद शाहीनों का आज अफगानिस्तान से मुकाबला होगा। दुबई के विकेट पर अफगानिस्तान के स्पिनर टफ टाइम दे सकते हैं। बाबर 11 जीत का तसलसल बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट जो है उनका जोश और वलवला दीदनी है, उरूज पर है। और आज भी स्क्रीनिंग होगी ना, आज तो मैं
मैं भाई जाके आज मैच देखूं। आज की स्क्रीनिंग लाजमी इसलिए क्योंकि पहले जो 2 मैचेस थे उसमें बहुत सारे लोगों ने स्क्रीनिंग इसलिए नहीं की, यहाँ पे बाहर जाके इसलिए मैच नहीं देखा कि शायद यार पता नहीं क्या होगा रिजल्ट। डामाडोल थे हम भारत के मैच पे, लेकिन न्यूजीलैंड के मैच पे उम्मीदें थी, लेकिन दरमियान में थोड़ा घबराहट का शिकार हो गए थे। कह दिया था हमारे चैनल ने कि घबरा ले, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के मैच हमारे हाथों में रहा। अच्छा, मैच से रिलेटेड एक बड़े स्पेशल गेस्ट आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने वाले हैं, जो कि तमाम जो भी T20 मैचेस होते हैं पाकिस्तान के, खास तौर पर एक चेहरा जो हमें ऑडियंस में बैठा बहुत ही प्रोमिनेंट नजर आता है, चाचा T20, वो आज हमें शो में ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक और अहम खबर है, वो ये कि सरकारी स्पोर्ट्स चैनल जिस पर आप सब लोग जानते हैं कि शुएब अख्तर और नुमान नियाज जो कि वहाँ के एंकर हैं, उनके दरमियान तल्ख कलामी हुई थी, मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तहकीकात मुकम्मल होने तक दोनों को अब ऑफ एयर करने का फैसला कर लिया गया है। नोटिफिकेशन सरकारी टीवी की जानिब से जारी किया गया है, जिस पर शुएब अख्तर ने बहुत ही सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। वो कह रहे हैं ट्विटर पर कि 22 करोड़ अवाम के सामने मैंने तो इस्तीफा दे दिया था, मुझे किस तरह से ऑफ एयर किया जा सकता है। और कल ये भी बात हो रही थी ना कि नुमान नियाज, डॉक्टर नुमान नियाज, उनकी पर्सनालिटी बड़ी ऑफ सी है कि वो शायद अपने आगे किसी को कुछ समझते नहीं है, और वो जब तजज़िये दे रहे होते हैं तो वो बस ये कहते हैं कि जो मैंने कह दिया ना वो शायद पत्थर पे लकीर है और मेरी बात हतमी है। आई थिंक जब आप इस तरह से एक प्रोग्राम कर रहे हो, उसको होस्ट कर रहे हो, जब आपके पास गेस्ट का झमगट्टा हो ना, और गेस्ट भी माशाल्लाह बड़े बेहतरीन हो, और फिर उसके अंदर एक फ़ीमेल भी बैठी हुई हो, तो फिर थोड़ा सा आपको शायद कंट्रोल करना चाहिए। या जिस तरह से हमने देखा कि इवन ब्रेक के बाद भी शुएब अख्तर जो थे, उनके चेहरे पे एक स्माइल थी, वो शायद इस चीज़ के बारे में थे कि अच्छा ऑन एयर अगर इस तरह से तल्ख अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किए गए हैं तो ऑन एयर ही उनसे अपोलोजाइज कर ली जाएगी, और ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं था, सिर्फ एक अपोलोजाइज का मामला था। सारे कह सकते थे, बहुत ब्लंट बोलते हैं, बहुत खुलकर बोलते हैं, लेकिन इस मामले में वो बहुत हम्बल नजर आए, बहुत रुक कर, तहम्मुल के साथ ठहर कर, सोच कर उन्होंने डिसीजन लिया। पता चल रहा था कि बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही हैं, और फाइनली उनको लगा कि नहीं, यहाँ पर उठ जाना चाहिए मुझे। एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज़ है, और दूसरी बात ये कि डॉक्टर नुमान जो है उनके ऊपर एक दोहरी जिम्मेदारी है, क्योंकि पीटीवी स्पोर्ट्स के हवाले से एक बहुत बड़े ओहदे पर है वो, दूसरा वो एक प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं, और जब आप होस्ट करते हैं प्रोग्राम को तो जाहिर है उसमें बहुत सारे गेस्ट आते हैं, कुछ गेस्ट आपको पसंद होते हैं, कुछ नहीं पसंद होते, लेकिन जब आप एक ऐसी कुर्सी पे बैठे हो जिसमें आपने होस्ट करना है, गेस्ट को आपने, जब हमारे घर गेस्ट आते हैं हम इज्जत देते हैं, तो वो फिर तब फर्ज बन जाता है हमारा कि हमने इज्जत देना है, वो पसंद नापसंद आपके घर रह जाती है। लेकिन यहाँ पर कुछ मामला ऐसे लग रहा था कि शायद कोई जाती रंजिश का मामला था। खैर अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेट्स सी कि कहां पर जाती है इन्वेस्टिगेशन और देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि अभी तो डॉक्टर नुमान को ऑफ एयर किया गया। अच्छा, फेसबुक का नाम बदल, क्या नाम रखा है? फेसबुक का नाम है नया, वो है मेटा। ये एक नया नाम है फेसबुक हर तरफ सुनने में आता है, लेकिन अब फेसबुक नहीं कहा जाएगा। आप फेसबुक पर हैं, मैं फेसबुक पर हूं, अब आप मेटा पर हैं या मैं मेटा पर हूं, ये बात की जाएगी। ये नया नाम है और फेसबुक ये कहती है कि अब हमारा नाम वो है जो हम करते हैं। अच्छा, और देखिए मुझे तो फेसबुक ही अच्छा लगता है जुबानों पे चढ़ गया ना, काफी टाइम लगेगा इसको फेसबुक से मेटा आम आवाम की जबान तक लाने के लिए। और फेसबुक इंतजामिया ने साबिक मुलाजिम की जानिब से इल्जामात के बाद नाम तब्दील करने का ऐलान कर दिया है। लोगों को एक्सेप्ट करने में थोड़ी सी मुश्किलात होगी, लेकिन हो जाएगा। जब भी कोई तब्दीली आती है ना तो शुरू में अच्छी नहीं लगती, लेकिन बाद में अच्छी लगने लग जाती है, ये पता नहीं शायद आदत हो जाती है। जब हम तब्दीली की बात करते हैं तो जब तब्दीली सरकार आई थी तब वादे बहुत ज़्यादा थे, दावे बहुत ज़्यादा थे, अवाम की बेहतरी के लिए बातें हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है अवाम एक सवाल करती हमें नज़र आ रही है, वो है महंगाई का। हर चीज़ महंगी हो गई है, वो बिजली है, वो अशिया ज़रूरियाँ हैं, वो कोई भी चीज़ है, आप किसी भी चीज़ का नाम ले ले, वो पेट्रोल है, वो कुछ भी है, वो बढ़ गई है। बढ़ किस सेंस में गई है कि वो उसकी कीमतें बढ़ गई हैं, और अब ऐसी है कि एक आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। और जब भी हम किसी भी एनालिस्ट को बुलाते हैं वो कहते हैं कि अब तो हर तबका जो है इससे मुतासिर होता नजर आ रहा है। महंगी बिजली की पैदावार, सार्फिन की जेबों पर एक और वार की तैयारी कर ली गई है। रवां साल के दौरान जो है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी होने से 220 अरब रुपए से ज्यादा इजाफी वसूलियां की जाएंगी। किससे की जाएंगी? जाहिर है सार्फिन भरेंगे, ये आवाम से भरे जाएंगे, लेकिन आप देखें ना कि आता घर में उतना नहीं है जितना लग जाता है, ये जितना चला जाता है, और फिर ना कोई सेविंग होती है, ना कोई आप बेहतर फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं, तो फिर आवाम
आवाम सवाल तो करती है। अच्छा मैं जो बिजली जब महंगी होती है तो खबर ही आती है कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमतें इतनी बढ़ा दी गई हैं। हमारे अवाम ये समझने से कासिर हैं कि ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है क्या। इसी पर आज हम बात करेंगे और आपको समझाएंगे कि जो बिजली की कीमतें बढ़ने का क्राइटेरिया है ये किस तरह से काम करता है। हमारे साथ इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे वहाब कामरान ये सब बातें बताने के लिए मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वहाब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम फराज, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। वहाब भाई ये बता दीजिएगा, ये जो हम रोज सुनते हैं कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में कीमतें बढ़ाई जा रही हैं या बढ़ा दी गई हैं, जरा आसान अल्फाज में हमारे नाजरीन को बताइएगा ये चीज क्या, ये टर्मिनोलॉजी है क्या? फराज, ऐसा है कि बिल्कुल आपने ठीक कहा, हर महीने हमें यह सुनने को मिलता है कि बिजली की कीमत में एक महीने के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इतना इजाफा हो चुका है। क्या है ये, क्यों होता है, मैं आपको बताता हूँ, सबको बताता हूँ। मामला यह है कि नेपरा, नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी, हर महीने के लिए बिजली की पैदावार का एक पेशगी टैरिफ जारी करता है। पैदावारी टैरिफ उसे कहा जाता है, जो कि औसत टैरिफ जो कि हम और आप बिलों में अदा करते हैं उससे थोड़ा मुख्तलिफ होता है। तो पेशगी पैदावारी टैरिफ जो नेपरा जारी किया जाता है, उसके बाद सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी महीने के आखिर में देखती है कि तमाम पावर प्लांट से जितनी बिजली पैदा हुई, एक तो वो बिजली कितनी पैदा हुई और हर पावर प्लांट से पैदा होने वाली बिजली पर जो फ्यूल लागत आई है, फर्ज करें एलएनजी से पैदा की गई है बिजली तो उस पर फी यूनिट टैरिफ क्या हुआ, कोयले से बिजली पैदा हुई तो उस पर फी यूनिट टैरिफ क्या हुआ, इसी तरह दीगर जो फ्यूल कंपोनेंट्स हैं सब एक को मिलाकर चेक किया जाता है कि बिजली कितने की पैदा हुई है और उस पर फिर औसत पैदावारी लागत कितनी आई है। तो तमाम कंपोनेंट्स को मिलाकर फिर सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी देखती है कि आया नेपरा के पैदावारी टैरिफ से वो जो बिजली पैदा हुई है उससे कम है उसकी कीमत या ज्यादा है। अगर ज्यादा कीमत होती है तो सीपीपीए की जानिब से बिजली की कीमत में इजाफे की दरख्वास्त कर दी जाती है और अगर वो जो पैदावारी लागत है वो कम होती है नेपरा के टैरिफ से तो फिर कीमत में कमी की भी दरख्वास्त की जाती है। लेकिन आमतौर पर हमें ये देखने को मिल रहा है कम से कम मौजूदा दौरे हुकूमत में कि बिजली की जो पैदावारी लागत है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। बिल्कुल वहाब, ये जो आपने कमी की बात की है ना, ये थोड़ी सी ना हमारे चेहरों पे मुस्कुराहट ले आई है कि ये कमी वाकई होती है। तो ये बताएं कि रवा साल यानी 2021 की अगर मैं बात करूं तो इसके दौरान फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली क्या कभी सस्ती हुई है या बस हम ये देखें कि अवाम की जेबों पे बोझ पड़ गया है, इतने महीनों के लिए, एक महीने के लिए इतने यूनिट बिजली बढ़ा दी गई है, अब एक महीने के लिए अवाम इतना सा बिल पे करेगी। क्या कभी भी ऐसा हुआ हो कि बिजली सस्ती हुई और हमने कहा कि अब बिजली सस्ती हो गई है? जी महक, अगर मौजूदा साल की बात की जाए तो जनवरी से अगस्त के दौरान इन 8 महीनों में बिजली 6 मरतबा जो है वो महंगी हुई और सिर्फ 2 मरतबा सस्ती हुई, वो भी मामूली सी कीमत में कमी आई है। जनवरी के महीने में हमने देखा कि 89 पैसे फी यूनिट महंगी हुई बिजली। फरवरी और मार्च की एडजस्टमेंट्स में 64 पैसे फी यूनिट इजाफा हुआ। अप्रैल के लिए 43 पैसे और जुलाई के लिए ₹1.37, जबकि अगस्त के लिए सबसे ज़्यादा ₹2.07 इजाफा हुआ। बीच में मई और जून 2 महीने थे और इन 2 महीनों में बिजली मजमूई तौर पर 45 पैसे फी यूनिट सस्ती हुई इन 2 महीनों के लिए। अब सितंबर में भी एक और हाई वोल्ट झटका आवाम को लगने वाला है क्योंकि 2 रोज़ कबल ही नेपरा की जानिब से इस हवाले से समाअत हुई थी जिसमें सीपीपीए ने ₹2.65 इजाफे की दरख्वास्त की थी। ताहम नेपरा ने ₹2.51 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी है। अब नेपरा समाअत के दौरान फिर चेक भी करता है, जो सीपीपी आदाद शुमार देते हैं नेपरा उनको फिर वेरीफाई करता है कि क्या मेरिट ऑर्डर को फॉलो किया गया, क्या सस्ते पावर प्लांट्स को चलाया गया उनके मेरिट के मुताबिक या सिर्फ महंगे प्लांट से ही बिजली पैदा की गई। तो सब चीजों को देखकर फिर नेपरा अथॉरिटी अपना फैसला जारी करती है और ₹2.51 का फैसला भी जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है और वो भी अवाम पर तकरीबन 35-40 अरब रुपए का एक बोझ नया पड़ने वाला है। जी ठीक है, थैंक यू सो मच वहाब कामरान, आपने बड़ी डिटेल में ये मामला हमें समझाया कि कैसे बिजली की कीमतें बढ़ती हैं और क्यों बढ़ती हैं और ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है ये टर्मिनोलॉजी क्यों और किस मद में यूज की जाती है और इसी जो हमारी माशी उतार चढ़ाव है। कि जो एक बात की है उन्होंने वो ये कहा कि 6 दफा बिजली बढ़ी है, 2 दफा कम हुई है, 6 दफा आपको झटके लगे और 2 दफा कहा कि भैया रिलैक्स हो जाओ। अच्छा जी, मजीद बात कर लेते हैं मुआशी उतार चढ़ाव की। मुल्क में महंगाई उरूज पर है जिसकी मुख्तलिफ हलकों में मुख्तलिफ वजूहात बयान
बयान की जाती है, लेकिन वजारत खजाना की माहाना इकनॉमिक अपडेट आउटलुक रिपोर्ट की अगर हम बात की जाए तो वो कुछ और ही बता रही है। रिपोर्ट ये कहती है कि महंगाई की वजह सप्लाई लाइन में तातुल और रुपए की कदर में कमी है। यही नहीं, आलमी कीमतों में इजाफा भी महंगाई की एक अहम वजह है। रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि तिजारती और करंट अकाउंट खसारा बढ़ चुका है। माली खसारा 47 अरब इजाफे से 462 अरब रुपए हो गया है। गुज़श्ता साल की निस्बत $11.83 महंगा हुआ। ये भी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि अक्टूबर में महंगाई 9% से कम रहने का इम्कान है। कम रहने का जो कम लफ्ज़ है ना, थोड़ी तसल्ली देता है। हाँ, लेकिन ये इसको पिछले साल से अगर कंपैरिजन किया जाए तो फिर ये इदादोशुमार हमें नज़र नहीं आ रहे होते, हमें ग्राउंड पर ये इदादोशुमार नज़र नहीं आ रही। ये तमाम बातें, ये तमाम वजूहात अपनी जगह, लेकिन गुज़िश्ता दिनों इदारा शुमारियात की महंगाई से मुतालिक जो इदादोशुमार हैं उस पर जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती हैं कि मुल्क भर में महंगाई 70 साल की बुलंद तरीन सतह पर अब पहुँच चुकी है। इन रिपोर्ट्स की हकीकत क्या है, यही समझने के लिए हमने राब्ता किया है। तर्जमान वज़ीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी गुड मॉर्निंग। मुज़म्मिल भाई, ये बता दीजिएगा, वज़ारत ख़जाना की जो माहाना इकनॉमिक अपडेट आउटलुक रिपोर्ट है, इससे मुतालिक हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपको भी यही लगता है कि जो सप्लाई लाइन में ये महंगाई की असल वजह है या फिर रीजंस कुछ और भी हैं? देखिए, मैं इस बात पे तो आ जाता हूँ। आपने अभी जो दूसरी बात की थी 70 साल हाईएस्ट महंगाई की, और उसमें आपने कहा कि ये भी इदारे-शुमार ने जो है ऐसी कोई रिपोर्ट रिलीज़ की है। तो पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई रिपोर्ट रिलीज़ नहीं हुई, और ये एक आध अखबार ने या एक आध चैनल ने बनाई, और उसके बाद वो तमाम चैनल वो जो एक होता है सिलसिला वो हुई। हमने बाकायदा तौर पे उसकी एक क्लैरिफिकेशन निकाली, और फिर अगले दिन उन्हीं तमाम अखबारों ने जो अंग्रेज़ी और उर्दू में भी उनका है, और उसके अलावा 3-4 और अखबारों ने उसकी तरदीद की। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान में 70 साल महंगाई का रिकॉर्ड टूट गया है। पाकिस्तान में जो महंगाई के इसी बात की क्लैरिफिकेशन चाहिए हमें इसी बात की क्लैरिफिकेशन के लिए जो है हम आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि ये असल में मामला है क्या? मैं कह रहा हूँ कि ये मौका आपने दिया तो ये क्लियर कर दें, ताकि सबको ये दफा टीवी पे भी ऑन रिकॉर्ड हो जाएगा। 2009 से 2013 एक पाकिस्तान में सबसे जो है 70 साल में हाईएस्ट पीरियड था इन्फ्लेशन का। फिर 1991 से 1997 जिसमें 2 PMLN की हुकूमतें थी और एक पीपल्स पार्टी की थी, और जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट जिसका कभी रिकॉर्ड करीब भी नहीं पहुंचा वो 1974 से 76 का पीरियड था। और ये जो अभी जो है, जैसे आप लोगों ने बताया, महंगाई जो है 9% के करीब है, और एक दफा एक साल में जो है 10.84% थी, वरना उससे भी नीचे थी। तो बात ये है कि ये तो आदादोशुमार है, लेकिन हम हमेशा आपके प्रोग्राम में बात करते हैं जब लोग ये कहते हैं कि ये आदादोशुमार और हम जो खर्च करते हैं उसके हिसाब से हमें महंगाई ज़्यादा लगती है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आदादोशुमार ये है तकरीबन 265 आइटम हो गए। 265 आइटमों का उतार चढ़ाव के बाद उनकी एवरेज कितना बड़ी है। तो अक्सर हम जो है, हमारी जो मेन चीज़ें होती हैं जैसे आटा है, चीनी है या और कोई चीज़ है, हमारा बजट उस पर जा रहा होता है, तो हम कहते हैं यार ये कैसे बोल रहे हैं कि 9-10% है। ये तो जो है 20% पिछले साल से आटा बढ़ा हुआ है, ये 15% चीनी बढ़ी हुई है। तो बेसिकली ये एवरेज नंबर होता है, और ये एवरेज नंबर बताया जाता है। और हम जब जो चीज़ें खुद बराह रास्त खरीद रहे होते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि नहीं, महंगाई ज़्यादा है। इसीलिए आप देखें इंडिया में 4.5% सब जो है उठा के ले आते हैं अक्सर कि जी इंडिया में 4.5 है, आपके यहाँ 9 क्यों है। इंडिया में जो महंगाई के पैमाने का इंडेक्स है वो WPI है, वो 10.5% है, उसको कोई कोट नहीं करता। तो जिसको जो बात समझ आती है, लेकिन बात यह है कि आप लोगों से किसी से इख्तलाफ इस बात में नहीं है कि महंगाई नहीं है। महंगाई है, और महंगाई खास तौर पे वो आइटमों में है हमारे मुल्क में जो ज़्यादातर लोग जो है उनकी बजट, उनकी तनख्वाह का ज़्यादा हिस्सा खाने पीने के आइटमों में खर्च होता है, और वो बहुत महंगी हुई थी। लेकिन पिछले चंद महीनों से हमने देखा कि सब्जियों की कीमतों में इस्तेकाम आया हुआ है, प्याज वगैरह ये वो। लेकिन साथ साथ आपको एक और बात बता दूं, हमने अभी 2 दिन पहले एक मीटिंग की, और हम ये मुसलसल देख रहे हैं, और जब से मैंने ज्वाइन किया, पूरे पाकिस्तान में सिंध में, कराची में सबसे ज़्यादा महंगाई है। और यहाँ पे जो मकामी हुकूमत, सूबाई हुकूमत जो है, वो जो है उसका कुछ कंट्रोल नहीं कर रही। आटा सबसे महंगा जो है
तकरीबन जो है 25% महंगा जो है सिंध में, कराची में मिल रहा है। इसी तरीके से टमाटर यहाँ सबसे महंगा है, चिकन यहाँ सबसे महंगा है, सब चीनी यहाँ पे जो है 10 रुपए का फर्क है पूरे पाकिस्तान से। तो ये एक जो कराची वाले हैं वो खास तौर पे इसका बहुत ज्यादा असर देख रहे हैं। और हमारी अभी कल की मीटिंग में बोला गया है कि अब सूबा वाइज जो हफ्तावार महंगाई है उसका निकालें। अभी तो हम पूरे सब पाकिस्तान का एक साथ निकाल देते हैं, अब सूबा वाइज निकालें और हम सबको बताएं कि किस सूबे में जो है ज्यादा कोताही हो रही है और किस सूबे में कम कोताही हो रही है। और सर ये बड़ी अच्छी भी चीज है क्योंकि जाहिर है कराची एक बड़ा शहर जी, है। आवाज कम आ रही है आपकी आवाज। जी, मेरी आवाज आप तक ठीक तरीके से पहुंच पा रही है? अब बेहतर हुई हल्की सी। जी सर मैं कह रही हूँ जैसे आपने कराची को मेंशन किया ना, एक बड़ा शहर है और अगर हम जैसे भी हम बात करते हैं कराची के बारे में, कमाऊ पूत है, मुआशी हब है, पूरे मुल्क से लोग यहाँ पर आते हैं। आपकी एक्सपर्टीज क्या कहती है? जैसे कि अभी हम बता भी रहे थे अपने नाज़रीन को कि इस महीने में आने वाले चंद 1-2 महीने में 9% महंगाई में हम देखेंगे कि कमी आई है। अगर तो वाकई ऐसा है तो मेरे ख्याल से आवाम के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। ऐसा हो सकता है आने वाले महीनों में हम देखें कि महंगाई नीचे आई है, इसका ग्राफ नीचे आया है? नहीं देखें, वो अभी मैं भी सुन रहा था, आपने जो पढ़ा कि कमी आई है उन 9% कुछ लिखने में किसी ने कुछ किया होगा। हमारा जो अंग्रेजी का डॉक्यूमेंट है उसमें ये बताया है कि 9% तक आ गई है जो पिछले साल 11-11.5% गई। अच्छा। ये बोला, कमी नहीं बोला कि कम हो जाएगी 9%। अच्छा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पे, जिसने उर्दू में इसको तहरीर किया है उससे। सही। तो सर जैसे से हम देखते हैं कि महंगाई बढ़ती है, हम कहते हैं तिजारती करंट अकाउंट खसारा, ये 2 अहम वजूहात है। आपने बड़ी आसानी से हमारी आम आवाम को समझाया। प्लीज़ ज़रा ये भी बताएगा कि मईशत को नुकसान पहुंचाने में करंट अकाउंट खसारे का बढ़ना ये कितना मेन सबब है? देखें, जो एक माशी जिसे कहते हैं स्टूडेंट अगर हो उसका, तो वो हमने एक चीज़ थ्योरी ये कहती है कि अगर आपका बजट खसारा और करंट अकाउंट खसारा अगर होता है तो उस खसारे के लिए आपको जो है उधार लेना पड़ता है। और जब आप उधार लेते हो तो उसके लिए या पैसा छपता है या इस तरह चीज़ें होती है तो आपकी महंगाई बढ़ती है। तो खसारा बजाते खुद जो है एक महंगाई की वजह बनती है। ठीक। लेकिन अभी जो मौजूदा महंगाई है वो जो है खसारे तो हमारा हर साल ही आता रहा है, बल्कि जो करंट अकाउंट खसारा है वो तो पिछले 11 साल का सबसे कम तरीन, ये जो जून खत्म हुआ उसमें हुआ था, पिछले 11 साल का। और आपको पता है कि याद होगा 2018 में कैसा खसारा मिला था। अभी चंद महीनों से बढ़ना शुरू हुआ है। इसकी बुनियादी वजह जो है कोरोना के बाद पूरी दुनिया खुलना है और दुनिया में हर चीज को जो है इस तरह आग लग गई है, डबल हो गई है, चाहे वो तेल हो, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो जो है खाने पीने की अशिया हो, चाहे वो माल बाजार के किराए हो। उसकी वजह से जो है इमर्जिंग मार्केट्स, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज पाकिस्तान जैसी है, वो एक उनके तिजारती खसारा बहुत बढ़ गई। ये सिर्फ हमारा नहीं बढ़ा, भारत का भी डबल हुआ इस चीज़ में। लेकिन अब किसके बैंक अकाउंट में कितने ज्यादा पैसे हैं वो इंश्योर करता है स्टेबिलिटी। हमारे रिजर्व आपको पता है हालांकि तारीख के बुलंद तरीन है, लेकिन जो जिस हजम से जो तिजारती खसारा बढ़ा है ये चंद महीनों की खुराक है। तो इसके लिए हुकूमत को रुपए की कदर भी जब नीचे गई तो ये प्रेशर लेना पड़ा। अब आप जैसे आप लोग कह रहे हैं, सारे कह रहे हैं कि अभी आपने रिपोर्ट भी पढ़ी कि उसकी वजह से चीज़ें भी महंगी हो गई जो बाहर से आ रही है क्योंकि रुपए की कदर गिर रही है। तो इसके अलावा भी कोई हल नहीं है। अगर आप ज़बरदस्ती रोकते हैं तो जो आपने 1 साल गुजारना है वो आप 3 महीने में ख़त्म हो जाएंगे। तो 3 महीने बाद क्या होगा? 3 महीने बाद उससे भी बुरे हालात हो सकते हैं। तो हुकूमत एक बड़ी कोशिश कर रही है। उसी सिलसिले में आपने देखा होगा सऊदी अरब से भी जो है हम डिपॉजिट लेकर आए $3 अरब का, और तेल का भी पैकेज लेकर आए $1.2 अरब का। IMF के भी जो है हम प्रोग्राम को इसीलिए जो है चाह रहे हैं कि हमें जो बकाया रकम है IMF से मिल जाए, ताकि ये जो एक आलमी तूफान है इस पीरियड को थमा देंगे। आपको पता है जब तूफान आता है तो हर आदमी ये दुआ करता है कि ये तूफान थम जाए। जो नुकसान उस वक्त हो रहा होता है बंदा कहता है ये तो चलो सही कर लूंगा मैं, पहले एक दफा तूफान पास हो जाए। तो अभी ये तूफान टला नहीं है, ये तूफान की शिद्दत बढ़ रही है हर आने वाले दिनों में, और ये एक निहायत ही परेशान कुल चीज़ है। और ये माजी में अभी हुआ, 2008 में भी हुआ और उसके पहले भी हुआ। तो उस वक्त हम गलती कर जाते थे, जिद करते थे कि हम इस तूफान को संभाल लेंगे, लेकिन चंद महीने बाद हमारे मुल्क जो है बिल्कुल जिसे कहते हैं हमारी मुल्क की मईशत का जो है बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया था। तो अभी वो सूरत हाल है जो दहाइयों में आती है। अब हम कोशिश इस पर पूरी कर रहे हैं
कि पहले जो है मुल्क की मईशत को बचा लें, फिर आवाम को जो है देखकर फिर आगे की जो प्लानिंग है उसके हिसाब से की जाए। अच्छा मुज़म्मिल साहब ये बता दीजिएगा, कोविड टाइम की आपने बात की, तो आम आदमी की जानिब से एक तनकीद की जाती है कि इस कोविड पीरियड के दौरान रुपया जो है तकरीबन 14% डेप्रिशिएट हुआ है। लेकिन अगर हम अपने रीजन की बात करें, हमारे खित्ते के जो दीगर ममालिक हैं एक्सेप्ट अफगानिस्तान, वहाँ पर इतनी ज़्यादा डेप्रिसिएशन नहीं देखने में आई है। इसकी कोई सफाई देना चाहेंगे, इसकी कोई क्लैरिटी देना चाहेंगे आप? देखें, मैं तो सफाई नहीं, मैं वर्ड सफाई का मैं कोई सफाई नहीं देने आ रहा, मैं जो भी हालात हैं उसका तज़िया दे रहा हूँ। जी। देखें, हमारा ना रुपया 2019 को 165 रुपये हो गया था डॉलर के एवज, फिर वो कम होके 155 हुआ, फिर 155 के बाद कोविड आया जब पिछले साल, तो ये 168 रुपये अप्रैल 2020 में हो चुका था, फिर वहां से 153 रुपये हुआ, और अब 153 से 175 2-3 दिन पहले हुआ था, कल 172 के करीब बंद हुआ। सही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप 2 साल पुराने रेट भी देखें तो 165 और 168 हमारा हो चुका था। जैसे ही माशी तब्दीली अच्छी आती थी या हमारी मईशत पे दबाव कम होता था, रुपया खुद ब खुद अपनी कदर अच्छी कर लेता था। अभी ये 2 दिन में खबर आई तो रुपये ने 3-3.5 रुपये बेहतर हुआ है। अभी जिस तरह मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि हमने सऊदी फैसिलिटी ली है, IMF प्रोग्राम की भी हम हद तक इंतकाम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे बकाया पैसे हैं वो प्रोग्राम जो है अगला 1 साल 1.25 साल रह गए उसको मुकम्मल करें। और ये अब ये अल्लाह से दुआ भी की जा सकती है, क्योंकि ये जो है आलमी जो हालात हुए हैं जो इस वक्त बहुत ही खतरनाक हालात हैं, इससे बहुत सारी मईशतें जो हैं बिल्कुल तितर-बितर हो गई हैं, उसमें बेहतरी आए तो आप फिर देखेंगे कि रुपए की कदर में जो है बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। रहा सवाल रीजन का, देखें इंडिया के 600 अरब डॉलर के ज़खायर है, वो जो है जैसे मैंने कहा कि अब किसके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है बर्दाश्त करने के लिए। तो एक आदमी बेरोजगार होता है, वो 3 महीने से ज्यादा घर नहीं बैठ सकता, कुछ 1 महीना नहीं बैठ सकते, कुछ 15 दिन नहीं बैठ सकते, कुछ साल बैठ जाते हैं, क्योंकि उनके पास इतना कुछ होता है। तो यही मिसाल आप इंडिया और पाकिस्तान की ले लें फिलहाल। ठीक है मुसलमान साहब, बेहद शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए, वक्त देने के लिए। और यकीनन अब है परेशान तो होती है, लेकिन अगर हम थोड़ी सी चीज़ों को देखें ना इस तरीके से कि हाँ ये कोई टेक्निकल चीज़ है, तो फिर हमें हमारे सवालों का जवाब भी मिलता है। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब जरा बात करेंगे शिकस्त की, उस शिकस्त की जिसने भारत में कुछ वक्त के लिए ऐसे लग रहा था जैसे सफे मातम बिछ गए, और ये कह रहे थे कि थोड़ा ऐसा शोर मचाओ, हम साए में कुछ हो गए। तो भारत से हिसाब चुकता हुआ किवीज से भी दौरा पाकिस्तान अधूरा छोड़ने का जो बदला था वो हमने पूरा कर लिया, और उन्हें बता दिया कि भाई सिक्योरिटी जो होती है वो क्या होती है और कितनी टाइट सिक्योरिटी हम दे सकते हैं। अफगानिस्तान की आज बारी है, और आज हमारे शाहीन और अफगानिस्तान जो हैं वो आमने सामने होंगे। लेकिन आज जो हम बात करने वाले ना, आज हम बात करने वाले हैं शायकीन क्रिकेट की, जो कि हज़ारों मीलों दूर बैठे होते हैं और अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं, और जितना जोश और वलवला उन्हें होता है वो स्क्रीन पे हमें नज़र भी आ रहा होता है। और इसके साथ साथ जो हम भारतीय हरीफ को जो हमने हराया था, जश्न जिस तरह से मनाया, लाहौर हो जाए, वैसे पता नहीं लाहौर इतना क्यों याद आ रहा है, इस्लामाबाद हो जाए, हर जगह पाकिस्तान के हर शहर में हमने देखा कि न्यूजीलैंड और भारत को हराने के बाद शायकीन क्रिकेट का जो जोश था, बल्कि जिनको क्रिकेट से प्यार नहीं भी था ना, जैसे आप मुझे देख रहे हैं तो आप सही देख रहे हैं कि मुझे थोड़ा सा प्यार है क्रिकेट से, वो उरूज पे पहुंच गया था। अच्छा, इसके अलावा जैसा कि आपने बात की कि हज़ारों मीलों दूर लोग बैठे टीवी पर देख रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोई भी मैच मिस नहीं करते, हज़ारों मीलों दूर से अपना पैसा खर्च करके, अपनी मेहनत करके जो है वो पहुंचते हैं जहां पर भी पाकिस्तान का मैच हो, चाहे वो दुबई हो या फिर मुल्क का कोई भी हिस्सा। जब पाकिस्तान का मैच है तो कुछ चेहरे, कुछ नाम ऐसे होते हैं जो कि हर बार हमें क्राउड में बैठे नजर आते हैं। और इस वक्त जो स्क्रीन पे हम देख रहे हैं, ये वो तमाम हजरात हैं, ये वो तमाम खास फैंस हैं क्रिकेट के जो कि नजर आते हैं, जिनमें चाचा पाकिस्तानी हैं, चाचा पाकिस्तान हैं, चाचा T20 हैं और पहलवान पाकिस्तानी है। बड़े मज़ेदार यूनिक किस्म के ये नाम हैं, और ये तमाम जो नाम हैं अब हमें इस शो में भी ज्वाइन कर चुके हैं। तो चाचा पाकिस्तानी, चाचा T20 और जनाब पहलवान पाकिस्तानी, ये तमाम हजरात हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल।
कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो क्या बात है, क्या बात है। लव यू पाकिस्तान। वी लव यू पाकिस्तान। यस यस। नारा होता है कि पाकिस्तान के दुश्मनों की ऐसी की अच्छा, पहले तो क्योंकि इंडिया के मैच के बाद हमारी पहली आपसे मुलाकात हो रही है, बात हो रही है, तो सबसे पहले तो बहुत ही मुबारकबाद जनाब, भारत के खिलाफ जीत की, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत की। आज का मैच क्या माहौल है वहां? फैंस में कितनी खुशी है, कितनी एक्साइटमेंट है आज के मैच के हवाले से? जी बहुत शुक्रिया समा न्यूज का। आज के मैच को हम उतना सीरियस नहीं ले रहे क्योंकि हम समझते हैं कि वो हमारे मुसलमान भाई हैं। हाँ। बिल्कुल ठीक तो है। छोटा भाई है लेकिन एक क्लब लेवल की टीम है, उसकी भले उसकी बॉलिंग स्पिनिंग बॉलिंग बहुत अच्छी है, बहुत जबरदस्त है, लेकिन पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हरा के ये साबित किया कि T20 वर्ल्ड कप के अंदर जो बेस्ट टीम है वो पाकिस्तान है। वो बड़ी से बड़ी टीम को शिकस्त दे सकती है। हम इंडिया को चारों शर्तें चित करने के बाद न्यूजीलैंड का सिक्योरिटी का मसला और उनको NOC देने के बाद अब अफगानिस्तान को इंशाल्लाह ताला मसला हल हुआ। ये बड़ा हिट हुआ, किया है ये और बड़ा हिट जिसने था भाई। देखा ना उसने आपको अप्रिशिएट किया कि क्या करवा दिया आपने उनसे, मुंह से उनके निकलवा ही दिया। वो कहते हैं दिल की बात जुबान पे लाना, वो आपने काम किया है। मुझे गुस्सा था जिस टाइम न्यूजीलैंड पाकिस्तान से गई, खुदा की कसम मैं रोया। मेरी वो वीडियो बहुत वायरल हुई, मैं रोया। अच्छा ये वो है हुन आराम है, हुन तसल्ली है, वाह। हुन सिक्योरिटी मिल गई है। अच्छा, मेरे ख्याल में आपने उनको बोला होगा कि जो भी हम नारा लगाएंगे आपने हुआ करना है, या फिर उनको समझ भी बता दिया था कि आप बात क्या कर रहे हैं? जैसे स्टेडियम में मैच खत्म हुआ ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह दुबई के अंदर पहली दफा ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान के मैच में स्टेडियम फुल होता है। फिर शारजाह की ग्राउंड, उधर सारे पाकिस्तानी रहते हैं, तो रश बहुत ज्यादा था। पहले मुझे वो दो लड़के मिले, तो मैंने कहा कि आई मेक वीडियो विद यू। उन्होंने कहा कि सिर्फ की कहना है कि तू वीडियो बनाएगा। मैं कहा जस्ट आपने ये कहना है कि हुआ। समझ में नहीं आई। आपने हुआ से जो है ना वीडियो बनाई और वो वीडियो ऐसी वायरल हुई कि उन्हें पता नहीं चला कि उनके साथ क्या हुआ ये उनको भी नहीं पता चला। रात को मुझे एक न्यूजीलैंड की लड़की मिली, तो मैंने उसको फिर वही कहा। हाँ। उसने बोला कि नो, मैं पाकिस्तान से लव करती हूँ, लेकिन जो मेरी मदर है वो इंडिया से है, बट मैं आई लव पाकिस्तान। मैं कहा जी बड़ी मेहरबानी, वाकई मुद्दी कुत्ता है। चाचा ये थोड़े से हार्ड वर्ड हम नहीं यूज करेंगे क्योंकि क्रिकेट है, एक गेम है, बड़ी खुशी के साथ दिलों को जोड़ने खेलना है और है। बिल्कुल दिलों को जोड़ना है। कोई जीतता है, कोई हारता है, जाहिर सी बात है, इसमें तो ऐसा होता है। अच्छा, जो बोला, हाँ उस लड़की के अल्फाज थे जी, वो नहीं बोल रहे, जो किसी ने बोला वो बता रहे हैं। अच्छा। पहली दफा वर्ल्ड कप के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी टीम लग रहा है कि कोई टीम है। इन्होंने हिस्ट्री की बात करते थे। आप यकीन करें, मेरी वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई कि जब 10% क्राउड पाकिस्तान का और 90% क्राउड इंडिया का, और जिस टाइम इंडिया हार रहा था मैं अकेला चीख कह रहा था कि सो गए इंडिया वाले, सो गए, जागो 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 इंडिया वालों जागो। वो मेरी 8-9 लाख पे वीडियो गई, मिलियन के करीब पहुंचने वाली है। जब पाकिस्तान खेलता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे साथ चाचा जमान T20 मेरे उस्ताद बैठे हुए, पहलवान मेरे शहीद बैठे हुए। तो जिस टाइम पाकिस्तान खेल रहा होता है, दुनिया का सबसे बेहतरीन क्राउड आपको पता है पाकिस्तान का, हम हार भी रहे होते हैं तो हम अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं। उनका बस नहीं कर रहा था इंडिया वालों का। मैंने कहा पुत्र इतने कुर्सियां नु अग नहीं लानी, इतने दुबई पुलिस है बहुत तंग करेगी अच्छा चाचा, T20 भी मैं चाहूंगी मैं उनसे ये जानूं कि वैसे तो आप खुद क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं, लेकिन अब आपके भी बहुत सारे फैंस बन चुके हैं। हाँ, तो जो ये ग्राउंड में लोगों का एक रिएक्शन होता है, तासुरात जो आपको सुनने को या देखने को मिलते हैं, वो चाहे इंडियन क्रिकेट फैंस हो, पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हो या न्यूजीलैंड के थे, वो क्या रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन देखिए, जब आपकी टीम हार रही होती है तो एक अलग होता है, जीत रही हो तो अलग होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत ट्रैवल किया है, श्रीलंका के लोग, बांग्लादेश के लोग, जब इनकी टीम हार भी नहीं होती है ना तो ये अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं। हमें कुछ कभी होना भी ऐसा ही चाहिए। हाँ जी, तो मैं समझता हूँ कि जब भी हमारी टीम हार रही हो ना, उस वक्त हौसला देना चाहिए और उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो वो मैं करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो अपना पता है, मैं करता हूँ, हर जगह पहुंचता हूँ।
चाहे डोमेस्टिक मैच हो, चाहे PSL हो, चाहे कोई भी मैच हो, कहीं पे भी मैच हो तो मैं पहुंचता हूँ। तो इंशाल्लाह मैं लाइट नहीं ले रहा, मैं अपना जो मेरा ओपिनियन है वो मेरा ये है कि मैंने लाइट नहीं लेना आज भी अफगानिस्तान को। कोई भी मैच होगा मैं उसको लाइट लेने के लिए नहीं कहूंगा कि जो रिदम बना हुआ है, जो विनिंग ट्रैक चला हुआ है, उस पे हमने काम करना है। और इंशाल्लाह आज मैं समझता हूँ कि थोड़ा जो अहमद भाई को उन्होंने भेज दिया ना, अहमद बेटे को पहले, उसको थोड़ा पीछे भेजना चाहिए और उसकी जगह आसफ अली को भेजना चाहिए, ठीक मोहम्मद आसफ को भेजना चाहिए। तो इस बड़ी उम्मीद है जी आज के मैच से भी चाचा कि इंशाल्लाह आज का मैच भी पाकिस्तान जीतेगा। अच्छा अमजद पहलवान, आप ये मुझे बता दीजिएगा कि जैसा कि अभी महक ने कहा कि आप लोगों के भी बड़े फैंस हैं, आप लोग सेलिब्रिटीज हैं हमारी, तो क्या ऐसा होता है कि जब आप क्राउड में बैठते हैं तो पाकिस्तानियों के अलावा और दीगर मुल्कों के लोग, खासतौर पर भारत की जाने से लोग आकर आपसे फिर जो है प्यार का, मोहब्बत का इजहार कर रहे हो, सेल्फीज आपके साथ ले रहे हो, जो अवाम है वो किस तरह से फिर एंजॉय करते हैं इस तरह के मैचेस को? जी 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 करते हैं जी, इंशाल्लाह पाकिस्तानी भी, दूसरे भी जो फ्लैग से प्यार करते हैं वो भी हमसे प्यार करते हैं, तस्वीरें लेते हैं स्टेडियम में। अच्छा मैं यहाँ पे एक बात ऐड करूंगा कि जब से ये हमारी वीडियो वायरल हुई है ना, सिक्योरिटी का मसला हल हुआ, तो दुबई में अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन न्यूजीलैंड के मैच के बाद हमें 3 दावतें मिली हैं। और सिर्फ उस वीडियो की वजह से उन्होंने बोला कि पाकिस्तान का जब मैंने गए, बड़े बड़े रेस्टोरेंट वाले हैं वो हमें बुला के हमें डिनर दे रहे हैं और 50-50, 100-100 बंदों का इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि आप लोग पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगाओ और वो बताओ न्यूजीलैंड वालों को जो हमने मजा सिखाया है उसमें आप लोगों को कितना मजा आया। हर बंदा हमें पहचान रहा है। हमने किसी जगह पे जाना था तो हमने उनसे पूछा कि हमने फलां जगह पे जाना है, उन्होंने बोला आप तो तीनों वही हो जिनकी वो वीडियो वायरल हुई है कि न्यूजीलैंड का सिक्योरिटी का मसला हल हुआ। तो वो पहले उसने हमारे साथ वीडियो बनाई, फिर वो हमें वहां तक छोड़ के आया। बस चाचा जी गल है ना, उन्होंने समझ नहीं आई पर तुसी मशहूर हो गए हो, पैगाम भी चला गया है ते होया उन्हां नाल की होया उन्होंने भी पता नहीं चला। मुझे ये बताइए कि आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है पाकिस्तानी टीम में? देखिए नो डाउट पूरी पाकिस्तानी टीम बहुत अच्छी है। शुएब मलिक मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है और बाबर आजम पाकिस्तान का वो सितारा है जिसने दुनिया को बताया कि यंग प्लेयरों के, यंग कैप्टन जो होता है ना, वो अपनी टीम को जितवा सकता है। लेकिन विराट कोहली जैसे लोग भी बोलते हैं कि बाबर आजम एक बड़ा प्लेयर है। इंडिया के नेशनल टीवी के ऊपर 2-4 दिन पहले हमने सुना वो इंडिया चीख के कह रहा है कि पूरा इंडिया की टीम बाबर आजम को फॉलो कर लो, उसके तरीके को फॉलो कर लो। बाबर आजम हमारा फेवरेट है जी। हमने तो तस्वीर भी बाबर आजम की लगाई हुई देखिए, जो पहनी है उस पे भी लिखा हुआ है बाबर आजम। अच्छा चाचा, पाकिस्तानी चाचा T20 और अमजद पहलवान साहब अपने अपने अंदाज में एक एक नारा हो जाए आज हमारी टीम को सपोर्ट करने के लिए और अपने कौम को मैसेज देने के लिए, जबरदस्त किस्म का नारा हो जाए एक। जी बिल्कुल नारा लगाता हूँ। उससे पहले एक बात ऐड करूंगा कि अब आप लोग और हमारी कौम दुआ करे कि जो सेमीफाइनल है वो इंग्लैंड के साथ हो, ताकि हमारी जो शहीन मिसाइल और बाबर मिसाइल के रुख है ना उसकी तरफ ऐसे किए हुए हैं। लेकिन उसके लिए आज का मैच जीतना जरूरी है ना मैच। अगला दुश्मन वो है, हम उसको हराएंगे और पाकिस्तान का नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान फट्टे चक देंगे आज भी। इंशाल्लाह बेहद शुक्रिया आप तीनों का। आगे बढ़ते कहाँ खबर है, ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। एसोसिएशन का कहना है कि 5 नवंबर को हर सूरत हड़ताल होगी। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे वहाब कामरान से। वहाब कामरान, कहेगा तब्दीली सरकार को एक और मुश्किल मरहले का सामना है, क्या डिटेल्स हैं? जी हाँ, एक और मुश्किल सूरत हाल का सामना है हुकूमत को, क्योंकि पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का मुतालबा है कि उनके डीलर्स मार्जिन में इजाफा किया जाए। और इसी हवाले से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, जिसके बाद हुकूमत ने इनको आज मुज़ाकरात के लिए बुलाया था। डीजी ऑयल की जानिब से आज सुबह 11 बजे एसोसिएशन के अहदेदारों को मुज़ाकरात की दावत दी गई थी। ताहम एसोसिएशन ने इन मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार कर दिया है और उनका कहना है कि हुकूमत का रवैया बिल्कुल गैर संजीदा है और जब तक उनके मुतालबा को मानने के हवाले से हुकूमत यकीन दहानी नहीं करवाती और फैसला नहीं हो जाता तब तक हड़ताल के फैसले पर कायम है और 5 नवंबर को मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। ठीक है वहाब, बेहद शुक्रिया आपका।
और अब हम जा रहे हैं एक ब्रेक की जानिब, जिसके बाद कुछ दीगर स्टोरीज के साथ हम हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, कीप वॉचिंग नया दिन। वेलकम बैक। अहम खबर है, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने तिजोरी हाइट्स गिराने का हुक्म दे दिया है। एक अहम खबर जिससे मुतालिक आपको अपडेट करें, इसी पर बात करेंगे। अपने नुमाइंदे इरफानुल हक ने हमें ज्वाइन किया। इरफान बताएगा क्या डिटेल्स हैं? देखिए, गुज़िश्ता रोज भी अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी थी कि ये इमारत कानूनी नहीं है, जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए हैं उससे आपकी मिल्कियत साबित नहीं होती। तो तिजोरी हाइट्स के जो बिल्डर्स हैं उनके वकील रजा रब्बानी ने एक दिन की मोहलत ली थी कि वो अपने क्लाइंट से मशवरा करके बताना चाहते हैं। आज उन्होंने अदालत को बताया कि जो बिल्डर है वो बिल्डिंग खाली करने के लिए तैयार है और इमारत गिराने के लिए भी। ताहम अदालत ने हुक्म दिया है कि आप 3 हफ्तों में अपना सारा रिकॉर्ड वहाँ से निकाल लें, जो भी आपके जरूरी सामान है वो निकाल लें। 4 हफ्तों में बिल्डिंग गिराने और मलबा हटाने का अमल मुकम्मल किया जाए। और अदालत ने यह भी हुक्म दिया है कि जो मुतासरीन हैं, अलॉटीज हैं, उनकी रकम भी वापस की जाए और रकम वापस करने के लिए मजमूई तौर पर 3 माह की मोहलत दी गई है बिल्डर को। और कमिश्नर कराची को हिदायत की गई है कि वो इस सारे अमल की निगरानी करें और 3 माह के बाद एक तफसीली रिपोर्ट बिल्डर और कमिश्नर की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। ठीक है इरफान, आपका बेहद शुक्रिया। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले महक, अगर मैं आपको कुछ सुनाऊं तो क्या आप वो सुनेंगी? बिल्कुल सुनूंगी, इतनी बातें वैसे सुनती मैं आपकी, तो वो भी सुनूंगी। अच्छा, ऐसा है कि जिस भी घर में बच्चे होते हैं, एक राइम है, बेबी शाक डू 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 डू, बेबी शाक डू 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 डू, वहाँ पे ये सब चल रहा होता है और जबरदस्त तरीके से चल रहा होता है। तो ये मैंने आपको क्यों सुनाया, पहले मुझसे आप ये पूछें। हाँ, क्यों? क्योंकि एक गाना है, सुबह सुबह। नहीं जनाब, एक गाना है जो इसी थीम से रिलेटेड या फिर से मिलता जुलता है, जो कि बहुत ज्यादा आजकल सोशल मीडिया पर तनकीद की जो है नजरों में आया हुआ है, तनकीद की जद में आया हुआ है। लोग ये कह रहे हैं कि ये तो जी पूरा एक जो राइम है वो कॉपी हो गई है। और ये गाना गाया है मारूफ गुलकार अबरारुल हक साहब ने। इससे पहले भी उनका एक गाना आया था, उस पर भी काफी तनकीद हुई थी। अब ये जो गाना आया है वो गाना है क्या? सुन ले, वैसे उसी राइम पे बना हुआ है ये, बिल्कुल है ना। और इसीलिए तनकीद में, क्योंकि हमें याद है एक सरकारी तकरीर में उन्होंने कहा था कि आजकल माएँ बच्चों को जो है वो मोबाइल फोन देती हैं और ये सुना देती हैं और कहती हैं कि अच्छा बच्चा खुश हो गया है। तो इसलिए शायद अबरार जो है वो तनकीद में। तो इसी पर बात करने के लिए अबरार ने हमें खुद ज्वाइन कर लिया, मारूफ गुलकार, और बहुत सारे इनके गाने ऐसे जो कि आज भी शादियों में बजते हैं और लोग जो हैं, हाँ लोग जो हैं उस पर वो इंजॉय करते हैं, नजर आता है। अबरार, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या वजह है कि आपके अक्सर गाने ऐसे होते हैं जो मुतनाज़ हो जाते हैं? इस गाने से मुतालिक भी सोशल मीडिया पर दिलचस्प सारफीन जो हैं, सारफीन दिलचस्प रद्द अमल देते हुए हमें नजर आ रहे हैं। तो जो सारफीन का रद्द अमल है, उनकी तनकीद है या फिर तारीफ है, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, गाना एंटरटेनमेंट के लिए होता है और उसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं मुआशरे के। और मेरा गाना तो बिल्कुल हकीकत पे मबनी होता है अक्सर, और जो भी मैंने कोशिश की आपके सामने, और ये कहाँ नहीं होता मुझे बताएं। यहाँ तो कहें कि हमारे मुआशरे में नहीं होता, शुकूक व शुबहात नहीं होते, वो भी होते हैं। अच्छा अबरार भाई, ये बताइएगा कि ये जो गाना है इसके पीछे आइडिया था क्या? ये थीम क्या वाकई जो बेबी शार्क राइम है बच्चों की, उसी से ली गई है? थीम तो बिल्कुल वहीं से ली गई। हम एक टीवी के शो में बैठे थे और किसी दोस्त ने कहा ये शक डू डू डिस्कस हो रहा था, तो उसने कहा इसके ऊपर कोई गाना बना दें। तो मैंने कहा शक डू डू पे क्या शक? अब शक पंजाबी में, उर्दू में हम शक को डाउट करने उसको कहते हैं। तो बेगम शक डू डू बड़ा आसान था, तो उसी से मेरे जहन में ये आइडिया आ गया और इसके अलावा और कुछ नहीं था, और जस्ट एक एंटरटेनमेंट के लिए गाना बना। सही। अच्छा अबरार, बहुत सारे लोग तनकीद भी कर रहे हैं, तो तारीफ भी कर रहे हैं, इस गाने को सराह भी रहे हैं और कह रहे हैं कि ये गाना सुनकर मूड थोड़ा सा अच्छा भी हो जाता है। तो जब मूड अच्छा होता है और ये कहते हैं कि लोग हम अच्छा इसकी तारीफ भी करें, तो इस पर आपका क्या रिएक्शन होगा? यही मेरा मकसद है गाना बनाने का, क्योंकि इतना डिप्रेशन होता है हमारे माशरे में। हर वक्त कोई ना कोई किसी की ज़ाती ज़िंदगी में इश्यूज़ चल रहे होते हैं, कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे हैं लोगों की, तो उसको थोड़ी देर के लिए भुलाने के लिए एक ऐसा म्यूज़िक हो जो एंटरटेन करे बुनियादी तौर पर इंसान। और ये वो बातें हैं जो हमारे हर घर की कहानियाँ होती हैं और उनको ज़रा एक शुगल वाले पैराए में बयान कर देना। और ये अल्टीमेटली मेरा मकसद है कि लोगों को कुछ तफरीह मिल जाए किसी। और फिर कोरोना के ऐसे दिनों से हम गुजरे हैं कि सिनेमास बहुत अरसा तक बंद थे, एंटरटेनमेंट इतनी नहीं थी,
तो उस आइडिया को एक मैंने लाया और मुझे अच्छा लगा कि जिस तरह से लोग इससे खुश हो रहे हैं और जो उस पर कमेंट कर रहे हैं आजकल के ज़माने में, अच्छे कमेंट्स ले लेना लोगों का ये बड़ी खुशकिस्मती है और मैं उनका ममनून हूँ अपने फैंस का और जिन लोगों को ये पसंद आए। ठीक। अच्छा, मेन इसका जो टाइटल है वो तो आपने उस राइम से ले लिया, लेकिन आपने एक तरह से एक पूरी स्टोरी बना दी है, बड़ा एक फ़नी और मज़ेदार किस्म की एक स्टोरी है पूरा ये गाना आपका। अब आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा लेते हैं, हम चाहेंगे कि थोड़ा सा हमारे नाजरीन के लिए अपना ये गाना गुनगुना भी दें ज़रा। बढ़ के फ़ोन पकड़ लेती है, सारे मैसेज पढ़ लेती है, मिस कॉलें चेक कर लेती है, रब्बा क्या करूं, छोटे ड्रोन भेज देती है, तस्वीरें भी ले लेती है, लोकेशन चेक कर लेती है, रब्बा क्या करूं, बेगम शक्कर डूडू डूडू, बेगम शक्कर डूडू डूडू, बेगम शक्कर डूडू डूडू, बेगम शक्करती है शक्कर। वाह 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 वाह, जबरदस्त जबरदस्त। ये जितनी बेगमात शक करती ना वही तनकीद करी होंगी आपके गाने पे। अच्छा, जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, म्यूजिक बनाने और सुनने वालों की चॉइस भी हम देख रहे हैं कि तब्दील होती नजर आ रही है। मौजूदा दौर में आपके मुताबिक किस तर्ज के गाने पसंद किए जाते हैं, किस तर्ज के बनने चाहिए? मैं समझता हूँ चेंज को पसंद किया जाता है और जॉनरास वही रहते हैं। भंगड़े में भी नए गाने आ सकते हैं, स्लो सॉन्ग्स में भी। ईसा खेलवी साहब का एक स्टाइल था, उसमें और रोने धोने वाले गानों का म्यूज़िक, उस टाइप के फ़नकार आ जाते हैं। फिर कुछ मेलोडी ओरिएंटेड सॉन्ग्स होते हैं, कुछ रॉक म्यूज़िक जिसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो सामने आएगा, वो उस तरह से अभी नहीं आया है। सो ये बदलता रहता है, मुस्तकिल चेंज जो है उसको, जिस तरह फैशन बदलता है पहनावे के हवाले से, इसी तरह से गाने के हवाले से भी चीज़ें बदलती रहती हैं। अच्छा, चेंज के हवाले से आपने बात की तो हमने हमेशा से देखा कि आपके जो ज़्यादातर गाने हैं, चाहे वो बिल्लो हो, नच मजाजन हो, पंजाब का जो कल्चर है वो बड़ा नुमाया उसमें नज़र आता था, उसकी एक झलक नज़र आती थी, लेकिन काफ़ी अरसे से ये चीज़ें मिसिंग है। इसकी क्या वजह है? थोड़ी सी चेंज मैंने भी देने की कोशिश की अच्छा है और उसमें ठेठ पंजाबी थोड़ी सी मैंने कम की है और वो डेलिबरेटली नहीं की। वो किसी भी वक्त इस तरह का एक गाना आ जाएगा मेरे जहन में और मैं बिल्कुल लिख दूंगा। बस ये कि ज़रा टाइम के साथ कुछ चीज़ें, कुछ म्यूज़िक, कुछ साउंड्स वो चेंज होते हैं और ये क्रिएटिविटी पे डिपेंड कर रहा होता है। इनफैक्ट इसमें कोई एक ख़ास जॉनरे में से भी किसी एक ख़ास जॉनर से कोई एक चीज़ निकल सकती है। इसमें ये भी नहीं कहना ज़रूरी कि ये भी नहीं होता कि किसी एक ख़ास सिंगर के ही हिट होते होंगे गाने। अभी हमने पिछले अगर जो ट्रेंड आपने देखा तो बिल्कुल जिनके गाने बहुत हिट हो रहे थे इस वक्त ज़रा बैकग्राउंड में जा रहे हैं। तो इस तरह ये ऊपर नीचे ये चलता रहता है। जो भी एक क्रिएटिव चीज़ प्रोड्यूस करेगा तो वो सही। अच्छा अबरार, हम चाहेंगे आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, वैसे तुमने वो सुन लिया गाना, लेकिन एक और बड़ा फेवरेट गाना जो कि पंजाब में भी बड़ा मशहूर हुआ, मकबूल हुआ और आज भी जब लोग सुनते हैं तो उसे एंजॉय करते हैं। आपका कौन सा फेवरेट गाना है? यही जो मैं सुनने के लिए कहने लगी। कौन सा गाना है? जट चढ़े या कचहरी। अगर आप सुना दें। हो जट चढ़े कचहरी बल्ले भी बल्ले, ओदी रंगली मतहरी बल्ले भी बल्ले, हो जट खड़का वाला आया भाई सदयार भी नाल ले आया, कूरी पके मुच्छा मट के थानेदार पजाया, आप करे थानेदारी बल्ले भी बल्ले, हो जट चढ़े कचहरी बल्ले भी बल्ले। अब ये पूरा यॉनरा जो था ना, जट और वो थोड़ा सा झगड़ा और वो सारा इंडिया के उस तरफ चला गया है और उनका जो भी गाना उठा के आप देखें, आप उसको एक आपको टच मिलेगा कि बड़े मोड़े ने ट्रालियाँ चपा के जट ना क्लैश कर दे, इस टाइप की बेशुमार चीज़ें जो है वो वहाँ से जो आ रही हैं। या अब ये पूरा एक यॉनरा है, इसमें कोई भी अच्छा गाना लिखेगा तो वो जो है वो हिट होगा। सो इसलिए ये इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द क्रिएटिविटी, बाकी यॉनरा से कोई इतना
डिपेंडिंग इस पे करता है। ठीक है अबरार, बेहद शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए, वक्त देने के लिए। अब जरा आगे बढ़े और एक और चीज़ की बात करते हैं जिसकी हम बात बार बार करते हैं और जितनी की जाए वो कम है, वो है महंगाई और उसके खिलाफ एहतजाज। अब तो पंजाब असम्बली के बाहर लीगी रहनुमा भी महंगाई के खिलाफ भरपूर एहतजाज कर रहे हैं। कोई हंडिया, कोई रोटियाँ, कोई डोइयाँ और चमचे उठाए आवाज़ बुलंद करता हमें नजर आ रहा है। कोई साइकिल पर एहतजाज असम्बली पहुँच रहा है क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया है। लेकिन इन सब में जिसका एहतजाज सबसे ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ बना रहा फराज, वो है लीगी MP तारिक मसीह साहब, जो सब्जियों का हाथ डाले शिरकत करने के लिए पहुंचे क्योंकि सब्जियां भी जो हैं वो आसमान को छूती हुई हमें नजर आ रही है। बिल्कुल ऐसा ही है और इसी मुनफरिद किस्म का जो एहतजाज है इस पर बात करने के लिए नून लीग के रुकन पंजाब असम्बली तारिक मसीह साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। तारिक भाई, तारिक साहब साइकिल के ऊपर आप बैठे हैं, सामने MPA लिखा है, गले में सब्जियों का हार है, कैसे आइडिया आया इस किस्म का एहतजाज करने का और रिएक्शंस किस तरह से आ रहे हैं आपके पास? पैगाम क्या आपने देने की कोशिश की है? प्यारे भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने आज मुझे अटेंड किया और मेरे पास आए और मुझे आके आपने वो क्वेश्चन किया जिसके ताल्लुक से मैंने कल एहतजाज किया। और एहतजाज में मुझे सब्जियों का हार पहनने का शौक़ नहीं है, लेकिन जो हालात इस मुल्क में इस नाहल और जाहिल हुकूमत के हुक्मरानों ने जो हालात इस पाकिस्तान के अंदर कर दिए हैं कि गरीब जो है वो ख़ुदकशी करने पर मजबूर हो चुका है। उसकी सब्ज़ी जो पहनने का, सब्ज़ियों का हार पहनने का मकसद ये था कि ये सब्ज़ियां जो पहले ये घिया और ये कद्दू, ये भिंडी, ये तोरी और ये आलू, ये मैं अपने ज़िंदगी में देखता रहा हूँ कि लोगों के पास इतनी वाफर मिकदार में होता था और लोग किसी की जगह पे जाके जहाँ पे बीज बोया जाता था वहाँ पे जाकर अगर कोई आलू ले लेता था तो वो आलू उसको कहता था, यार आप शहर से आए हो, आप हमारे मेहमान हो, आप अपनी गाड़ी में ये रखो और चले जाओ। वो यानी कि तोड़ों में भर भर के दे देते थे। आज ये वक्त आ चुका है कि अगर किसी की जगह पे जाएं और जिस यहाँ पे आलू बीजे हुए हैं वहाँ पे जाकर आप एक आलू को उठाएं और खुदा की कसम वो मारने पे आ जाता है। यानी कि इतना महंगा आलू, घिया, सब्जियों का रेट इतना ज़्यादा है कि मैं ये गरीब आदमी क्या, मेरे जैसा इंसान जो पार्लियामेंट का मेंबर है वो भी जब अपने घर से निकलता है अपनी बेगम को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी माँ को जब वो खर्चा देता है कि मेरे आते हुए ये सब्ज़ी जो है ना वो ये बना लेना और बच्चों को भी खिलाओ, आप भी खाओ और मेरे लिए भी रख छोड़ना, तो आप यकीन करें कि जब रात को शाम को हम विज़िट करके बाहर से लोगों के मसाइल को सुन के वापस जाते हैं घरों में, तो घर में बैठी हुई ख़वातीन जो है ना वो झोलियाँ उठा कर इस हुकूमत के लिए बददुआएं करती हैं, क्योंकि वो जब वो सब्ज़ी की दुकान पे जाती है तो सब्ज़ी वाला हाथ नहीं लगाने देता। आलू की कीमत देख लें क्या हो चुकी है, भिंडी की कीमत देख लें क्या हो चुकी है, धनिया जो पहले है सब्ज़ी लेने के साथ इतना वो वैसे दे देते थे, हरी मिर्च इतनी ऐसे वैसे दे देते थे। आजकल हरी मिर्च और धनिया जो है ना वो उसको हाथ नहीं लगाने देते। तो मेरा मकसद यह है कि हमारी पहुंच से बाहर हो चुकी है सब्जियां खाना, गोश्त तो बड़े दूर की बात है, दाल और सब्जी जो है ना ये इंसान की ज़िंदगी का एक हिस्सा है। अगर हम रोटी नहीं खाएंगे तो जिएंगे कैसे? ठीक है। अच्छा तारिक साहब, जैसे हम बात करें एहतजाज की, बड़ा मुनफरिद एहतजाज नून लीगियों की जानिब से अपनाया गया, लेकिन आपके दरबार में भी हमने देखा कि एहतजाज होता था लेकिन कोई इसका हल नहीं निकलता था। क्या लगता है आपको मेन रीज़न क्या है? अवाम एहतजाज करते हैं, रुकने असम्बली एहतजाज करते हैं, लेकिन कोई वो रिएक्शन हमें नज़र नहीं आता जो कि आना चाहिए, वो चीज़ हमें उसका रिजल्ट नहीं मिलता, बिल्कुल वो रिजल्ट नहीं मिलता जो कि होना चाहिए। इसकी क्या वजह समझते हैं आप? देखिए, आपने हर दौर में जब PMLN की हुकूमत थी उस वक्त भी लोगों ने एहतजाज किया, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती है वहीं भी एहतजाज होते हैं, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत होती है मुशर्रफ के दौर में तो उस वक्त भी यहाँ पे जाके तो ये जो जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत होती है वहाँ पे भी एहतजाज होती हैं। हर हुकूमत में एहतजाज होते हैं। ये जमहूरी हुकूमत में लोगों का राइट है कि वो जाके तो एहतजाज करें और अपना रिकॉर्ड कराएं एहतजाज और लोगों के जो मसाइल हैं वो ऐवान तक पहुँचाएं। लेकिन ये हुकूमत एक ऐसी हुकूमत है कि जब हम एहतजाज करते हैं तो ये कहते हैं ये रियासत का मसला है, ये कहते हैं कि ये रियासत का मसला है। मैं भी समझता हूं कि ये रियासत का मसला है। मियां नवाज शरीफ की जब हुकूमत थी तो उस वक्त रियासत नहीं थी,
बेनज़ीर की हुकूमत थी जो रियासत नहीं थी। यहाँ पे काफली की हुकूमत थी तो वो रियासत नहीं है। अब इनकी हुकूमत है जो रियासत के खिलाफ आप कदम नहीं उठा सकते। फवाद चौधरी का मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, वो कह रहे जी यहाँ पे जनाब रियासत के अंदर जो रियासत को आगे बोलेगा, रियासत के आगे आवाज़ उठाएगा तो हम उसके साथ सही तरीके से निपटेंगे। तो मेरे भाई, जब आप लोग ये कहते थे कि जिस रियासत के अंदर पेट्रोल महंगा हो जाए, जिस रियासत के अंदर बिजली महंगी हो जाए, जिस रियासत के अंदर गैस महंगी हो जाए, जिस रियासत के अंदर आपका सब्जियों का रेट बढ़ जाए, तो ये समझो कि रियासत का हुक्मरान जो है वो चोर है। ठीक। अच्छा तारिक साहब, ये बताएं कि यकीनन महंगाई से हर आदमी परेशान है, चाहे वो आम आदमी हो या फिर आपकी तरह कोई एमपीए, जैसे कि आपने बताया किस किस्म की मुश्किलात हैं। बतौर एमपीए ये बता दीजिएगा कि सिचुएशन क्या है जिसका आप सामना कर रहे हैं, पार्टी की तरफ से अब आगे करना क्या है, हुकूमत के खिलाफ क्या हिकमत अमली तैयार की जा रही है? देखें जी, आपने कहा कि पार्टी की तरफ से हुकूमत के खिलाफ क्या हिकमत अमली तैयार की जा रही है। हम हुकूमत के खिलाफ नहीं हैं। ठीक, पहली बात, हम हुकूमत को नहीं चाहते कि हम हुकूमत गिर जाए, लेकिन जो तासरात दिए जा रहे हैं, जो मसाइल पैदा किए जा रहे हैं, जिन मसाइल का सामना है, इसके लिए कि कोई हुकूमत जो है ना वो 1 मिनट भी चलने के काबिल नहीं है। 1 मिनट कि जिस तरीके से लोग रात को रोटी खाते हैं, सुबह का नाश्ता नहीं है। अब ये मेरा, आप जहाँ पे बैठे हैं, दिस इज़ नॉट माई होम, ये मेरा घर नहीं है, ये मेरा इदारा है। इसको TMG फाउंडेशन के नाम से हमने बनाया है। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये यहाँ पे बैठा हूँ, मैंने बच्चों के लिए रोटी का इंतज़ाम अब कर दिया है, अब सुबह का पता नहीं है। सही। तो तारिक साहब, फिर मुझे ये भी बता दें कि आपके शेल्टर होम में किस किस्म के लोग ज़्यादा होते हैं? यकीन करें कि ये शेल्टर होम का मकसद ये है कि ये जो गरीब बच्चियां हैं जिनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं, कोई 4 आदमी कर रहा है, कोई 2 आदमी कर रहा है, कोई 3 आदमी कर रहे हैं, अगर आप मुनासिब समझे तो मैं बच्चियों को बुलाता हूँ। आप यकीन करें कि एक बच्ची है हमारे पास, गूंगी और बहरी, ना वो बोल सकती है ना वो सुन सकती है। आज 2 साल के करीब, 1.5 साल के करीब हो गया उसका केस लड़ते हुए। वो पुलिस की फाइल ही नहीं अभी कंप्लीट हो रही, उसका केस अदालत में अभी तक चलान नहीं गया। फिर उसके बाद एक बच्ची है जिसकी उम्र है तकरीबन कोई, जब उसके साथ ज़्यादती हुई थी उसकी उम्र 6 और 7 ईयर्स के करीब थी, और आज वो 8 साल की हो गया, उसका भी साल हो गया, अभी उसका भी फैसला नहीं हुआ, उसके साथ भी ज़्यादती हुई, मेरे शेल्टर होम में है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तारिक साहब, आपने वक्त दिया और तमाम तर जो मामला थे उस हवाले से आपने हमसे बात की। आगे बढ़ते हैं क्विकली और अब आपको मिलवाते हैं एक स्पेशल एथलीट से जो कि स्पेशल ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके मेडल जीतने के ख्वाहिशमंद हैं। आज हमने जिन्हें दावत दी है वो यूँ तो बसारत से महरूम है लेकिन बसीरत अफरोज हैं। और वो कहते हैं ना कि ये स्पेशल लोग होते हैं, और जब इन स्पेशल लोगों की हम बात करते हैं तो बड़ा ही एक स्पेशल मैसेज भी मिलता है। बिनाई से महरूमी के बावजूद उनका निशाना लाजवाब है, बाकमाल है। हमें ज्वाइन भी कर लिए तनवीर अहमद साहब ने। तनवीर साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। मुझे बताइएगा कितना अरसा हो गया है तीरंदाजी की ट्रेनिंग लेते हुए, और मतलब बड़ा मुश्किल होता है ना कि आपको पता चले आपका हदफ क्या है, निशाना क्या है, तो कैसे पता चलता है? जी, ये तकरीबन 4 साल हो गए हमें। 2017 में हमारे कोच हैं एजाज साहब, जिनको ये सारा क्रेडिट जाता है, जिन्होंने पाकिस्तान में बल्कि ओवरऑल एशिया में इस चीज़ का इनिशिएटिव लिया कि ब्लाइंड लोगों के लिए इस गेम को ऊपर आना चाहिए, और वर्ल्ड लेवल पे ये गेम खेली जा रही है। और फर्स्ट टाइम एशिया के अंदर जो है इस चीज़ का इनिशिएटिव लिया हमारे कोच एजाज साहब, जो कि मरूफ पाकिस्तानी एथलीट अब्दुल खालिद साहब के फर्जंद हैं, और उन्होंने बड़ा पॉजिटिवली इस गेम को ऊपर लेके आए हैं। और निशाना, ज़ाहिर बात है, हमारे पास टेक्टाइल डिवाइस होती है जिसके थ्रू हम अपने टारगेट को देखते हैं, और 1 मीटर के फासले से जो हमारा कोच होता है वो हमें एडजस्ट करता है। 6 एरोज हमने शूट करने होते हैं, और 40 सेकंड के अंदर हमने 1 एरो शूट करना होता है। अच्छा तनवीर, ये बताइएगा कि आपको कितना वक्त लगा ट्रेनिंग करने के लिए और इस तरफ आने का कैसे सोचा? ये बहुत सारे सवालात ये पैदा हो जाते हैं कि जब एक चीज़ नज़र नहीं आ रही तो क्या उसमें कोई आवाज़ आती है, कोई ऑडियो होती है जिसको आपने फॉलो करना होता है? तो थोड़ा सा हमारे नाजरीन के लिए बताइएगा कि ये ज़बरदस्त किस्म की जो क्वालिटी है ये किस तरह आपके अंदर पैदा हुई और किस तरह आप ये निशाना लगाते हैं?
हमारे यहाँ दो तरह के एथलीट होते हैं, एक जो टोटली ब्लाइंड होते हैं जिन्हें हम VI1 कहते हैं, और एक होते हैं जो 2 से 3 मीटर तक या 5 मीटर तक हद तक 5 मीटर की हद तक देख सकते हैं। जिस तरह मैं VI2 कैटेगरी में हूँ, 2 से 3 मीटर तक बेहतर देखा जा सकता है मेरी विजुअल एबिलिटी के मुताबिक। तो हमारे सामने एक टैक्टाइल डिवाइस होती है जिसके सामने एक नोजल सी बाहर निकली होगी, आप वीडियो शायद चला रहे हो तो उसमें नज़र आ रही होगी। उसके साथ हम अपने लेफ्ट हैंड की बैक एंड साइड को टच करते हैं। सही है। उस टैक्टाइल डिवाइस को हमारे टारगेट के मैक्सिमम पॉइंट, जैसे हम एक्स पॉइंट कहते हैं, उस पर सेट कर दिया जाता है। जो हमारा कोच है वो हमें सेट कर देता है। सही है। 6 एरोज के दौरान एक दफ़ा हमारा कोच हमें सेट कर सकता है। उसके बाद आपकी स्किल है, आपकी एबिलिटी है कि आप अपनी बो के थ्रू किस तरह एरो शूट करते हैं। सही है। अच्छा तनवीर, जैसे हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने इससे आगे जाना है, एक हदफ हम सेट कर लेते हैं कि ये गोल है, इसको अचीव करना है। तो तीरंदाजी में आप क्या करना चाहते हैं? ये कहाँ तक आपने सोचा कि मैं यहाँ तक जाना चाहता हूँ, यहाँ तक खेलना चाहता हूँ? क्या गोल है जिसको अचीव करने के लिए आप जो है वो ट्रेनिंग भी करते हैं? जाहिर है ट्रेनिंग आसान नहीं होती, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जिसको आपने सामना करना होता है, तो प्लीज़ ज़रा बताइएगा। डेफिनेटली गोल तो हमारा यही है कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो रही है, वर्ल्ड पैरा चैम्पियनशिप 2022 फरवरी में हो रही है UAE में। तो हमारा फोकस वो है, उसके लिए हमारे पाकिस्तान से 3 एथलीट जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट भी किए गए हैं। तो इंशाल्लाह हमारा फोकस ये है कि फ़र्स्ट टाइम जो है वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी हो, बल्कि एशिया की नुमाइंदगी हो। और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए हमारी स्कोरिंग ऐसी है कि हम वर्ल्ड लेवल के टॉप 10 में हमारे 3 एथलीट आते हैं। ठीक, बिल्कुल हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। अच्छा तनवीर, ये बता दीजिएगा कि कितना मुश्किल काम है ये तीरंदाजी, आर्चरी जो है, ये कितना मुश्किल काम है या फिर कितना आसान काम है? तकरीबन कितने घंटे आप डेली ट्रेनिंग करते हैं? जी, काम कोई भी मुश्किल नहीं होता। आपको एफर्ट करने की ज़रूरत है, आपको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, लोग आपको सपोर्ट करें, आपके कोचेज़ और आपके ट्रेनर, तो आप अपने हदफ को हासिल कर लेते हैं। बिल्कुल। मैं वीकली तकरीबन 5 से 6 दिन ट्रेनिंग करता हूँ, 5 या 6 दिन, और तकरीबन 3 से 4 घंटे ट्रेनिंग करता हूँ। और उसमें मेरे कोच हैं एजाज साहब, वो बड़ा ब्रीफली मुझे इस चीज़ पे लाते हैं कि आप अपने स्टांस को किस तरह सीधा रख सकते हैं, अपने स्टांस को सीधा करके और किस तरह आपने शूट करना है, और बड़ा अच्छा वो गाइड करते हैं। उनके साथ साथ हमारी को ट्रेनर हैं असमा बतूर, और हमारे मज़ीद टेक्निकल स्टाफ है जो बहुत अच्छा हमारे साथ, उसामा है वो बहुत अच्छा हमारे साथ काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि हमारे 3 एथलीट जो है वो टॉप वर्ल्ड के टॉप लोगों में आ रहे हैं। सही। अच्छा तनवीर, ये तो एक अलग चीज़ होगी, इसके अलावा और क्या क्या आपकी मसरूफियात हैं? घर का खर्च कैसे चलता है? मज़ीद आप क्या क्या काम करते हैं? जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट एम्प्लॉई भी हूँ पाकिस्तान एयरफोर्स में, और उसके अलावा गेम शौक है, एक्स एथलीट भी हूँ मैं, मल्टी स्पोर्ट्स में खेलता रहा हूँ मैं, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो, ब्लाइंड क्रिकेट, ऑलमोस्ट पिछले 14-15 ईयर से मैं इस गेम को खेल रहा हूँ। असल में लेट ब्लाइंड हूँ, एक्सीडेंटली मुझे बॉल लगी थी क्रिकेट की। अच्छा। उसके बाद मेरा ब्लाइंडनेस का इशू हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग जो कम देख सकते हैं या जिनको नज़र नहीं आता, उनके लिए बहुत सारे मौके हैं, अगर वो मेहनत करें और आगे आ सकते हैं। बिल्कुल, मेहनत में अजमत है, और ये अगर हर इंसान जान लेना तो क्या बात है, उसकी ज़िंदगी बदल जाए। बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने के। आप जैसे जो लोग हैं वो मशअले राह होते हैं हमारी सोसाइटी के लिए। बहुत कुछ करना है, हिम्मत भी नहीं हारनी, हौसला भी नहीं हारना। अच्छा, अभी हम क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, हम ब्रेक पर जा रहे हैं। बहुत सारी बातें आपसे करनी है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि हमने आप तक पहुंचाने हैं। कीप वॉचिंग नया दिन। जी जनाब, पाकिस्तान और हमारे नौजवान, सलाहियतें हैं भरपूर लेकिन मौक़े हैं कुछ महदूद। हमारे लाखों की तादाद में ऐसे नौजवान हैं जो कि कुछ करना चाहते हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं, लेकिन जॉब के हवाले से या किसी भी काम के हवाले से कहीं पर भी जाया जाए तो सबसे पहले पूछा जाता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। अब ये एक्सपीरियंस कहाँ से आए जब तक उन्हें कोई ना सिखाए। तो एक इदारा है जो कि इन्हीं नौजवानों को उनकी स्किल्स के अंदर जो है डेवलपमेंट लाता है, उनको हुनर सिखाता है और मुख्तलिफ जो शोबे हैं उसके हवाले से उनको ट्रेन करता है, और उसके बाद से लेकर उस ट्रेनिंग को प्रोफेशन तक तब्दील करने में उनके साथ मौजूद रहता है। मेमन इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, इस इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट के अंदर आज हम मौजूद हैं और इसी इंस्टीट्यूट के तहत एक जॉब फेयर एंड स्किल कंपटीशन का एहतमाम किया गया है, जहां बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स मौजूद हैं, नौजवान लड़के लड़कियां मौजूद हैं और उनको यहां पर जॉब ऑफर करने के लिए कई कंपनीज मौजूद हैं। तो अंदर चलते हैं और बाकी बातें अंदर जाके आपसे करते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मिट्टी के चेयरमैन HM शहजाद साहब मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं आज के इस इवेंट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई, कैसे मिजाज खैरियत से हैं आप? शहजाद भाई, इवेंट के हवाले से बताइएगा। एक तो ये कि हज़ारों की तादाद में जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं वो इंस्टीट्यूट से सीखते हैं, हुनर सीखते हैं, उसके बाद अब उस हुनर को प्रोफेशन में तब्दील करने का वक्त है। आज के इस इवेंट के हवाले से बताइएगा। देखिए, आज असल मकसद ये था कि वो बच्चे जिन्होंने पिछले 2 साल के अंदर 2000 के करीब वो बच्चे हैं जो हमारी यूरोपीय यूनियन, जर्मनी और नॉर्वे के साथ एक पार्टनरशिप थी टीवेट सेक्टर के प्रोग्राम के तहत, उसमें वो हमने ट्रेन किए। 1000 बच्चे वो हैं जो RPL में हमारे पास आए। RPL से मुराद ये है कि उनके पास स्किल थी लेकिन सर्टिफिकेशन नहीं थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो 3000 बच्चों को जो है हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो बेड़ा उठाया था, आज वो हमारा सारा प्रोग्राम कंप्लीट हुआ और आज ये बच्चे 77% हमारे बच्चे जो है 77.4% जो है बच्चे ऑलरेडी जॉब पे जा चुके हैं। अच्छा शहजाद भाई, इसके अलावा ये बताइएगा, क्या सिर्फ ये कराची के स्टूडेंट्स हैं या फिर दूसरे शहरों से भी यहाँ पर आकर स्किल्स सीख रहे हैं बच्चे? देखें, या जो RPL की मैं बात कर रहा हूँ, वो एक बहुत बड़ा वसी प्रोग्राम था जिसमें कराची, सिंध, पाकिस्तानी दुनिया के और ममालिक से लोग यहाँ आके अपने सर्टिफिकेट के लिए उन्होंने अप्लाई किया। एक उनका जो है वो इंटरव्यूज के बाद जो है उनका बाकायदा जो है टेस्ट लिया गया। टेस्ट के बाद जो है उनको सर्टिफिकेट दिए गए। कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जो कि स्पेसिफिकली यहाँ पर सिखाई जाती हैं, जो या आपकी एक्सपर्टीज़ हैं कहा जाए तो? एक्सपर्टीज़ को मैं आपको ये बताऊँ कि हम ये शायद पाकिस्तान का पहला या वाहिद इदारा होगा, बल्कि मैं ये कहूँगा कि एशिया का ही वाहिद इदारा होगा जो एक छत के नीचे 63 ट्रेड्स पे काम कर रहा है। अच्छा। तो ये आज अल्लाह की मेहरबानी है। हम ये तो नहीं कहते कि हमने गुर्बत ख़त्म कर दी, लेकिन हमने जो अपना एक किरदार अदा करना था, वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन ने मेमन इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की शक्ल में आज हम इस कराची के लिए, सिंध के लिए, पाकिस्तान के लिए भरपूर काम कर रहे हैं। तो एक प्रोजेक्ट की तरफ हम आए हैं और बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से। ये बताइएगा कि आपका जो कोर्स था वो स्पेसिफिकली क्या था, किस चीज़ से रिलेटेड था और ये जो प्रोजेक्ट है ये क्या है? हमारा जो कोर्स था वो ना टीवेट की तरफ से था और ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम बेस है ना। हम ये 6 गर्ल्स हैं तो जिनके हमारे खुद के ना आइडियाज़ वगैरह थे, जिस वजह से मैंने ये जिलमैक्स का हमने किया है। ये एक ना कार बैटरी है, जैसे बाइकिया वगैरह है। बाइकिया में क्या होता है, बॉयज़ वगैरह जाते हैं और उसकी प्राइस भी कम होती है, आराम से इजीली चले जाते हैं। तो ऐसे ही हमने गर्ल्स के लिए रखी थी ना, तो गर्ल्स इसमें। अच्छा, ये शिकवा बड़ा है वैसे ख़वातीन को कि बाइकिया पे लड़के तो बाइक पर बैठ कर चले जाते हैं, लड़कियाँ किस तरह से टाइम बचाएं और जल्दी से अपनी पॉइंट पर पहुँचें। तो उसके लिए आपकी, इसके लिए हमारा ये आइडिया था कि हम इस तरह करें ना। तो अब ये भी है कि हम पूरा टाइमिंग नहीं दें, 24 आवर्स नहीं थे। जितना वो लड़की से सारी यूनिवर्सिटी तक का उनका है, तो वो यहाँ से अपने साथ किसी और को भी पिक कर सकती है, तो उसको ड्रॉप भी कर सकती है। तो इस तरह की हमने सर्विस इसकी रखी, इसके ब्रोशर्स वगैरह। बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ डेस्टिनेशन आप उसमें सेट कर लें कि मैं यूनिवर्सिटी जब जा रही हूँ तो उस रूट के दौरान अगर कोई और लड़की जाना चाह रही है तो आप उसको राइड शेयर कर सकते हैं। ओके मुआज़, तो ये बताइए कि आपकी ये जो कंपनी है आज यहाँ पर आप मौजूद हैं जॉब ऑफर्स के लिए, तो कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनको आप क्या क्या जॉब यहाँ पर ऑफर कर रहे हैं और रिस्पांस कैसा है? जो स्टूडेंट्स यहाँ पर यंगस्टर्स हैं कितने एनर्जेटिक नज़र आ रहे हैं आपको? बेसिकली हम लोग जो जॉब्स ऑफर कर रहे हैं, हम लोग इंटर्नशिप्स भी ऑफर कर रहे हैं, लोग जॉब्स भी ऑफर कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट से कर रहे हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से हैं, क्योंकि मल्टीपल हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो हर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग उसके लिए ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, और माशाल्लाह यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। स्टूडेंट्स आ रहे हैं, चाह रहे हैं काम करना, क्योंकि ये हमारी नई टेक्नोलॉजी है तो वो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं इसके साथ कि यार ये कुछ नया है, तो इसमें कुछ करते हैं। आप कितने लोगों को जो है जॉब ऑफर कर चुके हैं या फिर ये जो लेटर्स यहाँ पर आप दे चुके हैं? एक लगा हुआ है। ओके, ये न्यू फॉर्म्स हैं और ये सारा जो फॉर्म्स हैं। ओके, और हमने यहाँ पे QR कोड भी दिया हुआ है कि अगर किसी पास फिजिकल ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से स्कैन करके आप अपना ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जनाब आज के इस इवेंट के अंदर हमें नज़र आए एमू भाई, आप सब जानते हैं मारूफ तरीन गिटारिस्ट हैं। एमू भाई अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम जी। कैसे मिजाज? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा इमू भाई, रिस्पांस कैसा नज़र आ रहा है? इस इंस्टीट्यूट के अंदर लोगों को सिखाया जा रहा है, उसके बाद उनको जॉब ऑफर की जा रही हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं। ओवरऑल इस प्रोजेक्ट के हवाले से, इवेंट के हवाले से मिट्टी पे मेरा सेकंड विजिट है। मैं पहले भी आके एक मोटिवेशनल स्पीच दे के गया था, वर्कशॉप करा के गया था। आई थिंक आपने खुद टर्नआउट देखा है, मौसम कैसा हो रहा है, उसके बावजूद कितने बच्चे आए हैं, स्टूडेंट्स आए हैं। दिस इज़ वेरी प्रॉमिसिंग। नंबर 1, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, वेरी पॉजिटिव टूवर्ड्स द स्टूडेंट्स। असातिज़ा की टीम बहुत अच्छी है, लोग अच्छे, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, तो दे आर वर्किंग रियली हार्ड। और दैट्स वाई मैं बहुत दूर से यहाँ पे आया हूँ एंजॉय करने के लिए कि आपको कुछ बच्चे जो पास आउट हो गए हैं, कुछ जो पढ़ रहे हैं, उन सबों के लिए आपको नंबर 1 चीज़ क्या होती है? मोटिवेशन चाहिए होती है, उनको एक गोल चाहिए होता है, उनको एक कोई रोल मॉडल चाहिए होता है जो बताए, गाइड करे, फॉलो करें, जिसको फॉलो करें। तो मैं एक वन ऑफ द पैनलिस्ट था, तो बाकी सारे लोग भी बहुत अच्छे पैनलिस्ट थे, तो उन्होंने अपने फील्ड के हिसाब से बात की, मैंने अपने फील्ड के हिसाब से बात की कि क्या हार्डशिप्स देखनी पड़ेंगी, कैसे आप you can get exploit also, but never give up. Survive किस तरह से करना है? Never give up. जो मोटो है कि never give up. अच्छा, अब जहाँ पर हम ये मौजूद हैं, ये ख़ास तौर पर ख़वातीन के इंटरेस्ट की साइड है, क्योंकि एक तरफ ब्राइडल ड्रेसेस नज़र आ रहे हैं तो दूसरी तरफ ब्राइड्स नज़र आ रही हैं। 3 दुल्हनें यहाँ पर तैयार हो रही हैं। यहाँ पर हो क्या रहा है, ज़रा बात कर लेते हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताइए, 3 दुल्हनें तैयार हो रही हैं, कोई कंपटीशन हो रहा है यहाँ पर? हाँ बिल्कुल। माय नेम इज़ नादिया बलोच फ्रॉम नादो सैलून, और मैं यहाँ पर एज अ जज आई हुई हूँ। और यहाँ के ये जो इंस्टीट्यूट है, मेमन इंस्टीट्यूट, तो यहाँ की जो स्टूडेंट्स, विनर स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं का जो है एक कंपटीशन करवाया जा रहा है। और यहाँ पर 3 ब्राइड्स हमारे पास हैं जो एज अ मॉडल आई हैं, और 3 मेकअप आर्टिस्ट हैं जो मेकअप करके दिखा रहे हैं। अच्छा, ये मेकअप आर्टिस्ट जो हैं, इन्होंने मेमन इंस्टीट्यूट से मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स पूरा किया है? मेमन, हाँ, मेमन इंडस्ट्री से, यहीं से इंस्टीट्यूट से ही इन्होंने सारा कोर्सेज भी किए हुए हैं और काफ़ी विन भी कर चुके हैं कंपटीशन। मिस अफरोज़ आपका नाम है और आपने इनको तैयार किया। अच्छा ये बताइएगा कि एक ब्राइड की ओवरऑल जो तैयारी है, उसमें कितना वक्त तकरीबन लग जाता है आपको? तकरीबन 1-1.5 घंटा लग जाता है। 1 से 1.5 घंटा। और आप कितनी ब्राइड्स को तैयार कर चुकी हैं एक अंदाजे के मुताबिक? कितना आपको वक्त हुआ है इस फील्ड के अंदर? 4 से 5 कर चुकी हूँ तैयार। 4 से 5, जी ठीक है। और सारा जो आपने जो काम है वो इंस्टीट्यूट से ही सीखा है या इससे पहले आप काम करती हुई आ रही हैं? यहीं से ही सीखा है मैंने सब कुछ। कैसा मेकअप लगाया आपको? बहुत अच्छा लगा मेकअप। आपको लगा कि इदारे ने बड़ा अच्छा इनको सिखा दिया और फ्यूचर इनका ब्राइट है? जी बिल्कुल। उमैर, आप बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने स्किल्स सीखी हैं और उसके बाद अब आप उसको जो है अप्लाई कर रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जितना कुछ हमने सीखा है तो हम चाहते हैं हमसे और भी बहुत कुछ सीखें और हम खुद भी सीखें, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस तो चलता रहता है। लड़कों के लिए कितना स्कोप है मेकअप की फील्ड के अंदर? क्योंकि आमतौर पर मेकअप, हमें तो अभी प्लेटफॉर्म मिला है। हाँ। और हम चाहते हैं कि आगे भी बॉयज़ को मिले जिनको शौक है वो आगे बढ़ें। तो प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा यहाँ से मिला और आगे भी चाहते हैं कि इस मेमन के थ्रू लड़कों को मतलब प्लेटफॉर्म मिले यहाँ से और वो आगे बढ़ें। ये बताएगा कि इस फील्ड में आने का क्या इंस्पिरेशन थी, क्यों सोचा कि आपने ड्रेस डिज़ाइनिंग और फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड में ही आना है? सबसे पहले तो यही थी कि बॉल गाउन बनाना है और आज वो बना लिया है। टीचर्स की हेल्प से, मदद से उन्होंने गाइड करा है पूरा हमें, और हमने सुबह शाम मेहनत करके आज ये। ठीक। अच्छा ये बताएं कि ये जो फील्ड है फैशन डिज़ाइनिंग की, कितनी मुश्किल है और जो स्किल्स हैं इसके अंदर डेवलप करना कितना मुश्किल है? इस इंस्टीट्यूट के अंदर कितना अरसा लगा आपको कि आप इतनी एक्सपर्ट हो जाएं जो आपने आज ड्रेसेस डिज़ाइन किए हैं? हम लोगों को लगे हैं आई थिंक 12 मंथ, और ये 1 ईयर का डिप्लोमा होता है। और फैशन अगर आप लोगों को सीखना तो मुझे लगता है मेमन से अच्छा कोई और इदारा है नहीं। नौजवानों ने ये तो साबित कर दिया कि सलाहियतें उनके पास भरपूर हैं। इंतज़ार है तो सिर्फ एक मौके का। ये मौका उन्हें मिल जाए तो वो हर फील्ड के अंदर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकते हैं। चलें जी, और ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर आपके पास कोई प्लेटफॉर्म है और आप अपनी स्किल्स को सामने लेकर आ सकते हैं तो आपकी आने वाली ज़िंदगी बड़ी बेहतरीन हो सकती है। आगे बढ़ते हैं और उन मसाइल का जिक्र करते हैं जिसका सामना शायद अब हर एक शख्स को है। ज़हनी अमराज जिस्मानी अमराज की तरह होते हैं, जिसका इलाज भी उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि जिस्मानी बीमारी का। हमारी सोसाइटी में ज़हनी तकलीफ़ को शायद मरज़ समझा ही नहीं जाता, और अगर समझ भी लें तो डरते रहते हैं कि लोग पता नहीं क्या कहेंगे, ये किसी मेंटली डिप्रेशन में मुब्तला है। अगर कोई बच्चा ज़हनी अमराज का शिकार है तो माँ बाप भी उसकी बात को
छुपाते हैं। इस बात को इसलिए छुपाते हैं कि कोई ये ना कहे कि आपका बच्चा जो है वो मेंटली डिप्रेशन में और इतनी छोटी सी उम्र में। लेकिन प्लीज़ ये छुपाने की बात नहीं है, ये समझने की बात है। ये वीडियो हम आपको दिखाते हैं जो इस वक्त आप देख भी रहे हैं, ये कंप्लीट वीडियो दिखाएंगे। उसके बाद तस्कीन हेल्थ इनिशिएटिव की वेलनेस काउंसलर तैयबा इमरान हमें ज्वाइन करेंगी, उनसे हम बात करेंगे चुके स्टूडियोज़ में। अस्सलाम वालेकुम तैयबा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जब भी हम बात करते हैं ज़हनी अमराज की तो एक ऐसी हिचकिचाहट होती है बात करते हुए कि हम ये सोच रहे होते हैं कि पता नहीं अगले बंदे से करनी चाहिए या नहीं, अगला बंदा इसको संजीदगी से लेगा या नहीं, या फिर मेरा मजाक उड़ाएगा। मैं किसी और की नहीं, अगर मैं अपनी भी बात करूँ, मैं डिप्रेशन में अगर होती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि मुझे क्या किसी से ये चीज़ शेयर करनी चाहिए कि एक अच्छा लिसनर मेरे पास मौजूद है। ये वो तमाम मराहिल है जिसकी वजह से शायद मैं खामोश हो जाती हूँ, चीज़ों को अंदर दबा लेती हूँ और मैं बात नहीं करती। हमारी सोसाइटी में क्यों ऐसा है कि हम इस चीज़ को संजीदगी से नहीं लेते, या तो मजाक समझते हैं या ये समझते हैं कि हमारी तज़हीक होगी? बिल्कुल ऐसा है, और उसकी काफ़ी वजह ये है कि हमारी यकीन क्या है, ठीक है, बचपन से हमें क्या चीज़ें सिखाई गई हैं, क्या बताया गया है, और अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें हमें बताई नहीं गई हैं, ठीक है, इस हवाले से बात ही नहीं की जाती। यहाँ तक कि अगर हम देखें तो बहुत सारे घरानों में इस हवाले से बात करना भी पसंद नहीं किया जाता, ठीक है, बताया ही नहीं जाता बच्चों को कि जिस तरह से आपकी जिस्मानी सेहत ज़रूरी है उसी तरह से आपकी जहनी सेहत भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर एग्ज़ाम को लेकर बच्चा बहुत स्ट्रेस में तो उसको ये नहीं कहा जाएगा कि कोई बात नहीं बेटा, होता है, स्ट्रेस होता है, बिकॉज इट्स अ थिंग कि उसमें होगा, आप नर्वस होंगे, एग्जाम की एंजाइटी होती है, बल्कि उसको ये कहा जाता है कि तो सब देते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। तो वहाँ से ही बच्चे ये सीख लेते हैं कि अच्छा हमें अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं करनी, क्योंकि उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर उसी वक्त उनको कोई सोल्यूशन दिया जाए, उनको बताया जाए कि इसका क्या हल हो सकता है, ठीक है, और ये नॉर्मल है, ठीक है, ये होता है, इट्स फाइन, तो वहीं से बच्चा सीख जाता है ठीक है ऐसी चीज़ें होती हैं, हम इंसान हैं, हमारे साथ ये सारे इमोशंस, अगर अच्छे इमोशंस फील करते हैं तो बैड इमोशंस भी फील कर सकते हैं। लेकिन उनको कहा जाता है कि नहीं, जो आपके बैड इमोशंस हैं उनको आप छुपा के रखें, ठीक है, वो दुनिया के सामने नहीं लेके आए वरना लोग मजाक उड़ाएंगे। तो ये चीज़ें हम घर से जब सीख रहे होते हैं तो बड़े होने तक वो चीज़ें हमारे अंदर इतनी ज़्यादा घर कर चुकी होती हैं कि अब हम उनको बोलना या उनका एक्सप्रेशन हमारे लिए जो है एक तरह से, यानी वही बात है ना, इस चीज़ का आगाज़ आपके घर से होता है। लेकिन जैसे हम अगर माँ बाप की बात कर लें तो शायद माँ बाप जो हैं वो उनको भी इस चीज़ का पता नहीं है कि इस चीज़ को एक्सप्रेस करना बेहद ज़रूरी है, या माँ बाप स्पेशली माँ जो है वो भी एक बच्चे को ये नहीं सिखा पाती, क्योंकि वो भी शायद किसी ऐसी ही स्टेज से गुजरी होती है कि अपने बाप के आगे, भाई के आगे, शौहर के आगे उसने खामोशी या चुप का रोज़ा रखना होता है। तो इसमें मेन किरदार किसका होता है, या घर में इस चीज़ को सिखाने में कौन ऐसा है जिस पर ये मेन जिम्मेदारी आयद होती है? देखिए बिल्कुल एक तरह का साइकिल चला आ रहा होता है, जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ें जो है लोगों में आगे ट्रांसफ़र हो रही होती हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि वो माँ बाप जिन्होंने सीखा ही नहीं या उनको पता ही नहीं है कि ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, वो कैसे आगे बच्चों को ये चीज़ें बताएंगे। तो वहाँ जिम्मेदारी आ जाती है कि एज एन एडल्ट, ठीक है, आप जब एक पेरेंट के तौर पर आप बच्चे की तरबियत कर रहे हैं तो वहाँ पे अब आपको पता होना चाहिए कि बच्चे की क्या नफ्सियात है, ठीक है, उसके लिए क्या ज़रूरी है, ठीक है, उसकी किस तरह से उसकी तरबियत के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। हम उनको ये तो बताते हैं अच्छी एजुकेशन हासिल करें, ठीक है, आपने अच्छे काम करने हैं, ये करना है, वो करना है, लेकिन आपने अपना ख्याल भी रखना है, ठीक है, आपने अपनी जिस्मानी और ज़हनी सेहत दोनों का ख्याल रखना है। सोसाइटी के अलावा घर के अंदर इस चीज़ की जो एक्सेप्टेंस है वो भी तो नहीं है, क्योंकि जैसे कि इस वीडियो के अंदर हमने देखा जो बाप है लड़की का, शादी का मामला है, उसके बाद उस मौके पर भी वो खुद एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा कि असल में कोई मसला है, क्योंकि बीमारी, जहनी बीमारी एक मसला है, लेकिन उससे बड़ा ये मसला है कि इस बीमारी को बीमारी समझा ही नहीं जाता ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है कि अवेयरनेस की अगर हम बात करते हैं कि अवेयरनेस कम है, हाँ है, लेकिन अब क्या है कि अब वक्त के साथ साथ अवेयरनेस बढ़ रही है, लेकिन अब प्रॉब्लम आ रही है एक्सेप्टेंस की, कि उन चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा कि हाँ ऐसा है। इवन वो लोग जो बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड होते हैं, जो अवेयर होते हैं कि हाँ ऐसे इश्यूज़ मौजूद हैं, वो भी इस चीज़ से कतराते हैं, ठीक है, वो खुद पीछे हट जाते हैं कि जब उन पर बात आती है या उनके घर में कोई ऐसा मामला होता है वो खुद पसंद नहीं करते कि लोगों को ये बात पता चले। और उसकी वजह यकीनन वो स्टिग्मा है जिससे हम सब गुजर रहे हैं, हमारी सोसाइटी में जो प्रिवेल कर रहा है। हाँ ऐसा ही है। अच्छा तैयबा, मुझे ये भी बताएं कि जैसे भी हमने इस वीडियो में भी देखा कि ये जो वालिद साहब हैं ये कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था बाबा के पास ले जाओ, फलाने पीर के पास ले जाओ। अच्छा ये हाँ ना, ये भी एक हमारी सोसाइटी में बड़ी चीज़ है। आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं वो क्या इन मराहिल से गुजर चुके हैं, बाबा पीर और जो भी जिनको भी वो मानते हैं उनके पास से होके, जब उन्हें कुछ रास्ता नज़र नहीं आता फिर वो आपके पास आते हैं, फिर काउंसलिंग के लिए रुजू करते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। जो भी हमारे पास लोग आ रहे होते हैं वो समझे वो हर तरह का इलाज करवा के आ रहे होते हैं, ठीक है, उनके लिए आखिरी ऑप्शन लास्ट ऑप्शन यानी कि आप रह जाते हैं फिर, मतलब
ठीक है, वो हमारे पास आके कहते हैं ठीक है हमने सब कुछ ट्राई कर लिया, हम फला बाबा के पास चले गए, ये दम दरूद करवा लिया, ठीक है ये चीज़ें हम कर चुके हैं, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो हम आपके पास आ गए, शायद यहाँ से शिफा मिल जाए। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब इतने मराहल से वो गुजर चुके होते हैं तो मर्ज़ जो बढ़ता चला जाता है, ठीक है, वो ऐसी स्टेज पे आ चुका होता है जहाँ पे उसको बहुत टाइम लगता है फिर हील होने में, ठीक है, ट्रीट होने में। अगर शुरू में ही लोग एटलीस्ट ठीक है, अगर आपके यहाँ एक्सेप्टेंस का इशू है तो एज एन कंसल्टेशन तो आप आ सकते हैं, ठीक है, कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आप इतने लोगों के पास जा ही रहे कंसल्ट करने तो आप किसी मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर वो कौन सा पॉइंट होता है तैयबा कि एक आम आदमी को ये लगना शुरू हो जाए कि मुझे कंसल्टेशन के लिए आपके पास आना है, वो कौन से सिम्टम्स होते हैं? ज़रा आम से अल्फाज में हमारे नाजरीन के लिए बताइए कि अगर आपके अंदर ये सिम्टम्स हैं तो आपको कंसल्ट करना लाजमी हो जाएगा। ठीक है, अब देखें स्ट्रेसर्स से तो हम सब गुजर रहे होते हैं, डे टू डे लाइफ में भी हमारे पास ऐसी चीज़ें आ रही होती हैं जहाँ हम परेशानी का शिकार होते हैं, लेकिन अगर हम ये नोटिस करने लगे कि बहुत अरसे तक ठीक है ये परेशानियाँ चली जा रही हैं, ठीक है, ये जो है एक इंसान के अंदर बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, यानी पहले वो बहुत सोशल था अब वो लोगों से अलग रहने लगा है, पहले वो खुश नज़र आता था अब तो खुश नज़र आता ही नहीं है, ठीक है, लैक ऑफ इंटरेस्ट नज़र आ रहा है, सुबह जाने का दिल नहीं चाहता काम पर या कुछ भी, तो इस तरह के जो बड़े चेंजेस आने लगते हैं जो लाइफ में चिड़चिड़ापन जो आ जाता है, तन्हाई का जब वो शिकार हो जाता है तो आई थिंक इर्द गिर्द के लोगों को नोटिस करना चाहिए था। ये बात बेहद गुफ्तगू करने के लिए आप हमारे साथ मौजूद थी और ये वो एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप अगर इर्द गिर्द किसी भी ऐसे शख्स को देखें ना फराज, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा नोटिस करें कि इसकी ज़िंदगी में ये तब्दीली क्यों आई है। तो आज का प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो चुका है, अब आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह मंडे को। 2 दिन आपने करना ये है कि बेस्ट ऑफ नया दिन देखना है, एक और काम करना है, आज मैच है, भरपूर तैयारी करनी है, फुल तैयार होके, ऐसा मेरी तरह तैयार होके नहीं, मतलब स्क्रीन वगैरह पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न रख के आपने देखना मैच, बहुत सारी दुआएं करने हैं। इंशाल्लाह मंडे को बड़ी अच्छी खबर के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।